अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मेहर ओमा बाय सारा इमरान का 6th एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब शशम। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन निकलते हैं। मरमर से आरास्ता हॉस्पिटल के कमरे के बाहर घर के मकीन खड़े थे। सबके चेहरे पर परेशानी के तासुर वाज़े थे। ऐसे में कमरे के अंदर का मंजर देखो तो डॉक्टर बेड पर बेहोश पड़े हुए इब्राहिम की हालत का मुआयना लेने में मसरूफ था। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आता हुआ दिखाई दिया तो सब पुरउम्मीद नजरों से उसे देखने लगे। जब वो बोला, वो अब खतरे से बाहर है। सबकी सांस बहाल हुई थी। डॉक्टर, बाबा को क्या हुआ था अचानक? काजल उनके सर पर खड़ा हुआ पूछ रहा था। एंटेनाइल दिया गया था, डॉक्टर बताने लगा। एक ऐसा जहरीला मादा जो सिर्फ चंद कतरों में ही इंसानी निज़ाम तनफ़ुस को मुअत्तिल कर देता है। लेकिन शुक्र खुदा का कि आप लोगों ने वक्त पर एम्बुलेंस कॉल कर दी, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। सबके चेहरे पर खौफ दर आया। लेकिन इन्हें कोई मारने की कोशिश क्यों कर सकता है? और अगर कोई चाहता भी है तो कौन? काजल का जहन उलझनों का शिकार हो गया था। दूर बैठी जमरा सुल्तान सर हाथों में दिए हुए थी। वो अपने आगा जान के लिए सख्त परेशान लग रही थी। या शायद ये फिक्र सिर्फ घर के मकीनों की नज़रों का धोखा था। इस्लामाबाद के एक क्लब में वीकेंड्स के मुताबिक खासा रश था, जहाँ छोटे वेस्टर्न कपड़े पहने लड़कियां गाने की धुन पर नाच रही थीं। वहीं लड़के भी खुले गिरेबान गले में सिल्वर चेन पहने लड़कियों की कमर में हाथ डाले नाचने में मशगूल थे। वहाँ अमूमन आजकल की नौजवान नस्ल ही नजर आती थी, नशे में धुत, आखिरत के खौफ से आज़ाद। इसी क्लब के वीआईपी कमरे में पुरइसरार माहौल छाया हुआ था। सोफे पर 4 मर्द बैठे हुए थे। उनमें से एक ग्रे डिनर सूट में मलबूस आहद इब्राहिम भी शामिल था और वो सामने बैठे हुए अपने बाप की उम्र के मर्द से संजीदगी से गुफ्तगू में मसरूफ था। जब दूसरे मर्द ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया जिसमें शराब थी, आहद ने हाथ उठाकर इनकार किया। मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। उन तीनों ने आहद को ताज्जुब से देखा, मानो यकीन ही ना आया हो। आहद इब्राहिम, जिसकी रातें ही शराब से होती थीं, उसने शराब छोड़ दी है? मैं मान ही नहीं सकता। आहद उस आदमी की बात पर हल्का सा हंस दिया। मैं अब शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं, इसलिए छोड़ दी। उसने आखिर में सादगी से शाने उस्का दिए थे। मीटिंग भी मस्जिद में रखवा लेते, एक आदमी ने तंज किया जिस पर बाकी दो का केका गूंजा था। जरूर रखवा लेता, फिर तुम सबका ख्याल आ गया तो यहाँ रखनी पड़ी। अब तुम जैसे लोग तो साल में 1 या 2 दफा ही मस्जिद की शक्ल देखते होंगे। मैं तुम सबको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। एक तपा देने वाली मुस्कुराहट से बड़ी आसानी से वो उन तीनों का चेहरा आहनत से सुर्ख कर गया था। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, खैर काम की बात पर आते हैं। पास बैठे मर्द ने बात बदलनी चाहिए। मैं किसी से इतनी बेतकल्लुफी नहीं रखता कि कोई मुझसे मजाक करे, इसलिए आइंदा मुझसे ये बात करते वक्त अपनी ये फजूल बकवास मजाक अपने तक ही महदूद रखना, बेमरवती से बताया गया। सारे में खामोशी छा गई थी। वो अभी मजीद कोई और बात करते जब उसका फोन थरथराया था। वो उन्हें एक्सक्यूज करता हुआ कोने में आ खड़ा हुआ था और फोन कान से लगाया। हाँ बोलो काजल। न सलाम, न दुआ, न हाल चाल। उस आदमी में रस्म तहजीब ही नहीं थी। भाई, बाबा की किसी ने जान लेने की कोशिश की है, वो भी जहर देकर। फोन के उस पार काजल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा बता रहा था। क्या? किसने? कब? कैसे? बाबा कैसे हैं अब? उसने एक सांस में न जाने कितने सवाल कर डाले थे। उसके बाप की जान का मामला था। अब ठीक है बाबा। काजल का जवाब आया तो वो कुछ पुरसुकून हुआ था। पता चला किसने अपनी मौत को खुद दावत दी है? अब के वो बोला तो आवाज में दबी दबी गुर्राहट थी। नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा। आप कब तक आएंगे? मैं कल परसों तक आता हूँ, तब तक तुम सब संभाल लेना, ठीक? उसने अलविदा कलमात कहते हुए कॉल काट दी थी। उसके माथे पर परेशानी के बल पड़ गए थे। बैठे बिठाए नया दुश्मन निकल आया था। फजर हो चुकी थी और उन सब की गाड़ी अब सफ़ेद हवेली में दाखिल हो रही थी। आगा इब्राहिम की जिद थी कि वो अब मजीद हॉस्पिटल नहीं ठहर सकते। उन्हें वहाँ वहशत महसूस हो रही थी। आप आराम करें और फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं सुबह तक पता लगवा लूँगा कि कौन था इन सब के पीछे। कमरे में जाते हुए इब्राहिम ने मुड़कर उसे देखा था। वो उन्हें ही देख रही थी, नरम सी मुस्कुराहट लिए। इब्राहिम मुस्कुराए और अस्पात में सर हिलाते हुए हुस्न आरा के सहारे कमरे में चल दिए।
वो कमरे में दाखिल हुए तो मुस्कुराहट गायब हुई थी। चेहरे पर जख्मी तासुर के अलावा कोई तासुर दिखाई न देते थे। आगा जान, छोटी सी जमरा खेलते खेलते गिर पड़ी थी और उसने रोते हुए अपने आगा जान को पुकारा था। उसके साथ खेलते हुए इब्राहिम तड़प कर उसके पास आए और नीचे बैठे। मेरी जान, तुम ठीक हो? ज्यादा तो नहीं लगी ना? उन्होंने उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में उठाया था और उसकी भीगी आंखों को साफ किया। मुझे दर्द हो रहा है आगा जान। छोटी सी जमरा अब हिसकोले लेने लगी थी। मेरी जान, अभी ठीक हो जाएगा, बस अब चुप हो जाओ। तुम्हारे आगा जान है ना, अभी दर्द को भगा देंगे, बस रोना बंद कर दो। मैं अपनी जोमी को रोते हुए नहीं देख सकता। वो अब सीने से उसे लगाए हुए चुप करवाने की कोशिश करने लगे थे। सेहत टूट चुका था और आंखों के गोशे भीग चुके थे। दफतन दरवाजे पर आहट हुई थी तो उसने जल्दी से आंखें रगड़ी और दरवाजा खोला। अपने कमरे में क्यों ठहरी हो? आद के कमरे में क्यों नहीं गई? जहाँ आरा बेड पर बैठी। मेरा अपने कमरे में रहने का दिल कर रहा था। वो सादगी से कहती हुई बेड पर आई और माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। अहद और तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? वो उसके बालों को सहलाते हुए पूछने लगी थी। जमरा ने गहरी सांस भरी और नजरें उठाकर माँ को देखा। आपको लगता है मेरी और उसकी कोई लड़ाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ? संजीदगी से पूछा, जहाँ आरा ने नफी में सर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, नरमी से बताया। जमरा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका जहन कहीं और था। देखो जोमी, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत अलग हो और मैं ये भी मानती हूँ कि वो थोड़ा मगरूर है। बहुत सी गलत आदतें भी हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे बदल सकती हो, उसकी बुरी आदतें भी छुड़वा सकती हो। वो बहुत साइस्ती से समझा रही थी। औरत मर्द को नहीं बदलती अम्मी, मर्द बदलता है खुद को, उस औरत के लिए जिससे वो वाकई मोहब्बत करता हो। वो अब के उठ बैठी थी। और आहद इब्राहिम वो शख्स है जो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी के लिए बदलना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारे रास्ते तो एक हो सकते हैं मगर मंजिल नहीं। दिल ने इन लफ्ज़ों का साथ नहीं दिया था, मगर खैर क्या फ़र्क पड़ता है, मंजिल भी एक हो जाएगी अगर अल्लाह चाहेगा तो। वो उठ खड़ी हुई थी। उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, अपने फैसले खुद ले सकती थी। फजर ख़त्म हो गई थी तो आसमान पर हल्की हल्की नीलाहट नमूदार होती दिखाई दी। जमरा के कमरे में आओ तो वो जाए नमाज पर लेटती उठती दिखाई दे रही थी। वो शायद नमाज पढ़ चुकी थी। टेंट पर पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा था। उसने फ़ोन रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। घरवाली, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं रात से, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? उसकी खफा खफा सी आवाज़ गूंजी। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, उसने नपे तुले अल्फाज में जवाब दिया। तुम ठीक हो? नरम से लहजे में पूछा। हाँ, क्यों? उसने आबरू उचकाए। बाबा का बताया काजल ने। जमरा के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द पता लगवा दूंगा कि कौन है इन सब के पीछे। वो बड़े तहम्मुल से कह रहा था। जिस दिन तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चल जाएगा तो तुम क्या करोगे उसके साथ? उसके दिल में खौफ सा डर आया था। मैं उसके साथ वो करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वो अज़्म से बोला तो जमरा का हाथ कमीज के दामन पर मजबूती से आ जकड़ा। तो क्या ये दास्तान नफरत से शुरू होकर नफरत पर ही खत्म हो जानी थी? वापस कब आ रही हो? वो छिटकी। ये सवाल गैर मुतवक्का था, मगर उस शख्स से कुछ भी तवक्को किया जा सकता था। जमरा ने गहरी सांस भरी, फिर बोली, क्यों, तुम्हें फिर से पंखे साफ करने हैं क्या? वो भी इख्तियारी हंस दिया। तुम्हारे लिए तो मैं किसी को भी साफ कर दूं, फिर ये बेजान से पंखे क्या चीज़ है? जमरा के लब्बा हुए थे। उस आदमी को लोगों को इतना तोड़ने फोड़ने का इतना शौक क्यों था? जमरा ने आंखें घुमाई और तासुब से सर झटका। मैं नहीं आ रही, अब से मैं यहीं रहूंगी, तुम आ जाया करना। वो बेनियाजी से बोली। फोन के उस पार आहत की आंखें फैली। क्या मतलब है नहीं आऊंगी? देखो घरवाली, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा और तुम जानती हो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। बेताबी पे शुरू हुआ जुमला पक्की धमकी पर आकर रुका था। जमरा ने फोन कान से हटाकर स्क्रीन को घुरा। धमकी? वो भी मुझे? अभी बताती हूँ इसे। जो करना है कर लो, जब तक मेरा दिल नहीं करेगा मैं नहीं आऊंगी। हाँ, कहते ही उसने कॉल काट दी। आहत की कितनी ही कॉल्स आई, मगर मजाल थी जो जमरा ने उठाई हो। सूरज तुलू हो चुका था और पूरी हवेली रोशनी से चमक रही थी। निहाल के कमरे में खिड़की से आती हुई धूप उसके सोए हुए चेहरे पर पड़ने लगी तो उसने बेजारी से आंखें चुंधिया कर खोली थी। वो रात को खिड़की बंद करके सोई थी
फिर ये धूप। उसने आंखें पूरी खोली तो वो सामने खड़ा था, हाथ बांधे, संजीदा नजरें उस पर ही जमाए। आपको कुछ चाहिए? वो लिहाफ हटाते हुए उठी। उसने जवाब नहीं दिया। वो पास आई तो देखा उसके हाथ में उसका फोन था। निहाल ने सवाली निगाहों से उसे देखा। ये प्रोफेसर साहिल तुम्हें क्यों कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। ओह, वो शायद पूछना चाहते होंगे कि मैं आज यूनी क्यों नहीं आई। उसने मासूम सा मुस्कुराते हुए बताया। तुम्हें उसे अपना नंबर नहीं देना चाहिए था निहाल। वह उसी संजीदगी से गोया हुआ तो निहाल के तासुरात नासमझी में बदले। क्यों नहीं देना चाहिए था? प्रोफेसर है वो मेरे, हर चीज में हेल्प करते हैं मेरी। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। निहाल, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, तुम नहीं जानती मर्द कैसे कैसे होते हैं। तुम्हारे घर के मर्द अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हर मर्द जो अच्छे से बात करेगा वो अच्छा है। लड़कियों को मर्दों के मामले में मोहतात रहना चाहिए। वो बड़ी इंसानियत से समझा रहा था मगर निहाल के चेहरे पर खफकी और दबा दबा सा गुस्सा दर आया। ठीक कह रहे हैं आप, हम लड़कियों को मर्दों के मामले में मोहतात ही रहना चाहिए क्योंकि हम उनकी नीयत और इरादों से नावाकिफ होती हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए तंज कर रही थी। ये सब तुम मुझे इस तरह देखकर क्यों कह रही हो? वो उसके तंज का मकसद न समझ सका। काश आप मुझे ये सब पहले कहते तो आज मैं झूठी उम्मीदों का शिकार होकर आपसे मोहब्बत न करती, आपसे जबरदस्ती शादी न करती। उसकी आंखों में असलियत दर आई थी। झूठी उम्मीदें? मैंने कभी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दी। उसने शहादत की उंगली उठाकर तंबी की। लफ्जों से नहीं दी, मगर जो कुछ आप मेरे लिए करते थे उससे किसी पत्थर दिल को भी आपसे मोहब्बत हो जानी थी। आखिर आप मेरे लिए वो सब क्यों करते थे जब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? उसकी आवाज बुलंद हुई थी। आखिर क्यों मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरी इतनी परवाह करते थे? उसकी आंखों से आंसू बहने को बेताब हुए थे। काजल ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे मगर वो बोल पड़ी। क्या आप नहीं जानते थे कि लड़कियों के दिल मोम से बने हुए होते हैं? मर्द की जरा सी भी नरम तपिश उनका दिल पिघला देती है। मेरी क्या गलती थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई? हाँ, आपको जबरदस्ती हासिल करने का गुनाह जरूर किया है, लेकिन खुदा की कसम उस वक्त भी अजियत में रही हूँ और आज भी इतनी ही अजियत में हूँ। उसकी सांस फूल रही थी, उसका वजूद थक चुका था, मगर ये तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती थी? उसे अगर सामने खड़े शख्स से कोई शिकायत थी तो बस यही थी कि काश वो ये सब ना करता। इसके लिए जिंदगी में कुछ काश वाकई बहुत अजियतनाक होते हैं। वो एकदम ही फर्श पर घुटनों के बल गिर गई थी। काजल जिस वाकित हुआ था उसे सुन रहा था, तड़प कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन निहाल ने हाथ उठाकर उसे पास आने से बाज रखा। खबरदार, खबरदार जो आप मेरे पास आए या मुझसे किसी भी किस्म की नरमी बरतने की कोशिश की तो। काजल के कदम जंजीर हुए थे। मैं आपके सख्त रवैयों की आदी हो चुकी हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझ पर तरस खाकर नरमी बरतने से गुरेज करें। वो रुंधी हुई आवाज में गुर्राई थी। काजल के गले में गिल्टी से उभर कर मालूम होती है दिखाई दी। आप आज जो मुझे सिखा रहे हैं उसी बात पर आपको खुद भी अमल करना चाहिए था। हद से आगे आप बढ़े थे। आपको अंदाजा होना चाहिए था कि हर रिश्ते की एक हद होती है और अगर इंसान उस हद को पार कर ले तो उसे उसका कफारा अदा करना पड़ता है। काजल उसको देख कर रह गया था। वो आज उस पर जैसे किसी तूफानी बारिश की तरह बरस पड़ी थी। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसका मुझे कफारा अदा करना पड़ रहा है? किसी का साफ नीयत से ख्याल रखना गुनाह है? किसी की परवाह करना गलत है? वो गुस्से से पूछ रहा था। निहाल के आंसू में मजीद रवानी आई। तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद थी। तुम वो वाहिद शख्स थी जिस पर मैं अंधा एतबार करता था। तुम वो वाहिद थी जिसने मुझे हमेशा सराहा, मेरा ख्याल रखा। अगर बदले में मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया तो क्या गलत किया? हाँ? वो ये सवाल सिर्फ उससे नहीं शायद खुद से भी पूछ रहा था। लेकिन नहीं, शायद तुम ठीक हो, मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। गलती कर दी और मुझे इसी की ही सजा मिली है। निहाल ने उसे तकलीफ से देखा था। शायद आप ठीक कह रहे हैं, आपको मुझ जैसी खुदगर्ज और मक्कार लड़की पर एतबार नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको पछतावे की जरूरत नहीं है। आपकी ये गलती मैं बहुत जल्द सुधार दूंगी। वो आंसुओं को बेदर्दी से साफ करती हुई उठी थी। काजल ने भवें बीच कर उसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसके करीब आया। आपने कहा था जिस दिन मैं सबके सामने अपनी गलती का एतराफ कर लूंगी उस दिन आप हमारे रिश्ते को कबूल कर लेंगे, मुझे माफ कर देंगे, है ना? काजल ने अस्पात में सर हिलाया। मैं सबको बता दूंगी, अपने हर गुनाह का एतराफ कर लूंगी, लेकिन उसने खुश खलक तर किया।
آپ کو मुझ पर तरस खाकर मुझसे ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे आज़ाद कर दें। उसका चेहरा एकदम ही सपाट हो गया। काजल को लगा उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो हौलनाक होता चेहरा लिए उसे देखने लगा। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकती थी? और ये तो निहाल बशर की रूह जानती थी कि किस तरह उसका दिल किसी सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था। क्या कहा तुमने? वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ अपने अल्फाज दोहराओ बीवी। वो गुर्राया। निहाल की पलकें खौफ से लरजी। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम जानती हो कितनी तकलीफ होती है मुझे ये सुनकर। नहीं, तुम नहीं जान सकती। उसने ताज्जुब से सर हिलाया। आखिर तुम मुझे कब तकलीफ देना बंद करोगी निहाल? आखिर कब? उसने गुस्से से अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मगर उसके अंदर की आग भड़कती ही जा रही थी। अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? उसने फंकारते हुए तंबी किया था और अगले ही लम्हे वो कमरे से निकल गया। वो चंद मजीद पल भी यहाँ ठहरता तो न जाने क्या कर गुजरता। वो दरवाजे को देखती ही निढाल सी होकर बेड पर बैठी थी। सब कुछ ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा था। कमरे में इस वक्त धूप की रोशनी न पड़ने के बराबर थी। कमरे में मौजूद जमरा को अब रोशनी से उकताहट महसूस होती थी। लैंप से रोशनी जलाए वो सिंगार मेज के सामने खड़ी अपने बालों को जोड़े में बांध रही थी। हल्के नीले रंग के जोड़े में उसका सरापा पहले से निस्बत कमजोर मालूम होता था। वो बेसूध सी पलटी और दुपट्टा उठाने लगी थी कि दफतन दरवाजा बजा, और इस तरह बजा मानो उस पर खड़ा शख्स बेचैन हो। उसने दरवाजा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। वो वाकई बेचैन और परेशान नजर आ रही थी। सुल्तानी, वो काजल बाबा, वो बहुत गुस्से में है, आप चलें। मुलाजमा बौखलाई हुई बोली। जमरा ने दुपट्टा ओढ़ा और उसके साथ नीचे को लपकी। मुलाजमा उसे लिए लॉन में आई तो वहां सारे मुलाजिम कतार में डरे सहमे से खड़े थे और उनके सामने काजल खड़ा था। जमरा की नजरें उसके चेहरे पर से गुजरती हुई उसके हाथ पर गई जिसमें सियाह पिस्तौल जकड़ी हुई थी। काजल, ये क्या कर रहे हो तुम? काजल ने रुख मोड़कर उसे देखा जो उसकी तरफ ही आ रही थी। जोमी, इन्हीं में से है कोई गद्दार जो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है और बाबा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। काजल की आंखों में मानो शोले उभर रहे थे। जमरा ने बदवक्त हलक तर गया। वो शख्स बदल चुका था। वो गुस्से का तेज कभी ना था, लेकिन अब। तुम पागल हो गए हो काजल, ये लोग सालों से हमारे साथ हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मैंने पता लगवाया है, कोई नई मुलाजमा थी, इन्हें जाने दो। मशवरा नहीं था, हुक्म था। वो सब गए तो उसी लम्हे उसके पास शेरा आता दिखाई दिया। जमरा ने चौंक कर उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई ने भेजा है इसे, जब तक वो नहीं आ जाते यही सब देखेगा। काजल ने उसे बताया। शेरा, तुम हर एक नए मुलाजिम के बारे में पता लगाओ और कुछ भी मालूम हो तो आके मुझे बताना, और फिलहाल किसी भी नए मुलाजिम या मुलाजमा को काम पर मत रखना। उसने शेरा को हिदायत दी और जाने लगा, मगर जमरा उसका हाथ थामकर उसे रोक गई थी। उसने सामने खड़े सियाह डिनर सूट में मलबूस हर एहसास से आरी तासुर लिए हुए खड़े आदमी को जाने का इशारा किया था और सियाह आंखों वाले मर्द के साथ सामने लगे हुए मेज और सोफे के पास जाकर उसके साथ सोफे पर बैठी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब से आज जैसे बन गए जिसको बस बहाना चाहिए होता था गुस्सा करने का? उसकी आंखों में खपकी थी। काजल तमस्कराना हंस दिया। मेरे अंदर इस जलती आग की वजह आप और भाई ही हैं। वो ही एकदम भड़का था। जमरा ने यासियत से उसे देखा। निहाल आप दोनों से छोटी थी, वो अभी टीनेजर है, और ये वो उम्र होती है जहाँ इंसान को हर चीज में जल्दी होती है। टीनेजर्स हमेशा जल्दबाजी में जिंदगी के फैसले लेते हैं और वो फैसले ज्यादातर गलत ही साबित होते हैं। हम उम्र के किसी भी स्टेज में हों, हमें चाहिए कि हम जिंदगी का कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। आपके उसका लहजा नर्म था। कुछ देर पहले की तलखी ज़ाइल हो चुकी थी। जल्दबाजी शैतान का काम होता है, अल्लाह को जल्दबाज लोग नहीं पसंद। वो कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से समझा रहा था। जमरा एक लम्हे के लिए तो उसकी बातों के फंसू में ही चुकी थी। हाँ, अगर इंसान फैसलों में जल्दबाजी ना करे तो बहुत से खसारों से बच सकता है, लेकिन इंसान जल्दबाज होता है। वो बोली तो वो कंधे उचका गया। हाँ, शायद ये भी टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, इसलिए तो वह सब्र करने वाले को बहुत पसंद करता है। उसने सादगी से बताया। अब बताओ, इस वक्त इतने गुस्से में क्यों थे? वो अब पहले वाले मौजू पर आ गई थी। मेरी बीवी पागल है और बहुत जल्द मुझे भी कर देगी। वो बात गोल कर गया। वो जमरा को परेशान नहीं करना चाहता था,
जमरा उसकी बात पर खिलखिला दी। अब जो भी है तुम्हारी है, संभालो उसे। वो ना जाने क्यों मुस्कुरा दिया था, शायद उसे अब ये सब इतना बुरा नहीं लगता था। क्या तुम अब तक नाराज हो मुझसे? देखो मैं जानती हूँ हमने जल्दबाजी में बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्लीज माफ कर दो मुझे। वो नादिम थी, काजल ने उसी मुस्कुराहट से नफी में सिला दिया। भला मैं अपनी जोमी से ज्यादा देर तक नाराज रह सकता हूँ? जमरा खुले दिल से मुस्कुराई और उसके बाल बिखरे। जोमी यार, इस पर मैं नाराज हो जाऊंगा। वो मसनूई खपकी से मुंह बनाता हुआ पीछे हुआ और अपने बिखरे बाल पीछे किए। हाँ, जैसे मुझे बड़ा फर्क पड़ता है ना, हो जाओ नाराज। वो बेनियाजी से कहती उठी और उसके सेट किए हुए बाल फिर से खराब करती वहां से दौड़ी, मगर वो उसके बराबर में पड़ी हुई पिस्तौल लेना नहीं भूली थी। वो बेचारा पीछे से रुहासी होकर रह गया था। कितनी मेहनत लगती थी इन प्यारे बालों पर। धूप मजीद गहरी होने लगी थी। आज काफी दिनों बाद गांव वालों को धूप दिखने को मिल रही थी। मौसम सरमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में सफेद हवेली के पोर्च में नजर दौड़ाओ तो सफेद चादर ओढ़े हुए समरा आती हुई दिखाई दी। वो अपनी सफेद गाड़ी के करीब आई और दरवाजा खोलने लगी, जब उसी लम्हे शेरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। जमरा ने सवालिया आबरू उठाकर उसे देखा। बॉस का ऑर्डर है कि आपको जहां भी जाना है मैं ही आपको लेकर जाऊं, उसने बाअदब बताया था। जमरा के माथे पर बल पड़े। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे जहां जाना होगा मैं अकेली जाऊंगी, हटो मेरे रास्ते से। वो तड़क कर कहती हुई दरवाजा खोलने लगी थी, जब वो फिर बोला, मैम मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आपका अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। उसने समझाना चाहा। शेरा, मुझे देर हो रही है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, हटो सामने से। वो मजीद थी। शेरा पहले झिझका, मगर फिर उसे सामने से हटना पड़ा। वह गाड़ी में बैठी और सन से आगे बढ़ा गई। ये एक रेस्टोरेंट के अंदर का मंजर था। लजीज खाने की महक, लोगों के कहके। उसी रेस्टोरेंट के एक कोने वाली मेज और सोफे पर खाकी रंग की पैंट और सियाह शर्ट में यावर खयानी बैठा था, जो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डालता दिखाई देता था। वो यकीनन किसी की आमद का मुंतजिर था। रेस्टोरेंट के बाहर उसने गाड़ी रोकी और चादर दुरुस्त करके गाड़ी से निकली। चंद सानियों को उसने अतराफ में नजर दौड़ाई और फिर अंदर को चल दी। आपने बड़ा इंतजार करवाया है मुझे भाभी। वो दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे थे और वो मुस्कुराहट के साथ शिकवा कर रहा था। जमरा संजीदगी से बैठी रही, जवाब नहीं दिया। खैर, आप फाइल लाई हैं अपने साथ? वो मुद्दे पर आया। मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया, आखिर आहद ने ये फाइल फिजिकल में क्यों नहीं रखी, सिर्फ डिजिटल ही क्यों? वो यहीं आकर उलझ रही थी। यावर उसी तरह मुस्कुराता रहा। आज जिस भी प्रॉपर्टी पर काम करता है वो उसकी मालूमात डिजिटल में ही रखता है। आप क्या करेंगे इस फाइल के साथ? वो मेज की तरफ झुकी और गौर से उस आम सी शक्ल वाले आदमी का चेहरा पढ़ना चाहा। यह बताने की डील नहीं हुई थी हमारी भाभी। मुस्कान अब तक बरकरार थी। लेट मी गेस, आप इसके डीलर को जानते हैं और आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि वो आहद के साथ हुई डील को कैंसिल कर दें ताकि आप उसके साथ डील कर सकें। उसका उलझा जहन अब सुलझने लगा था। सामने बैठे मर्द की आंखों में चमक उठी, जैसे वो उससे ये तवक्को नहीं कर रहा था, मगर उस औरत ने उसे लाजवाब कर दिया था। एंड इसको मैनिपुलेट करता है या वो फाइल ही चुराकर आपकी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देता है। आज के दौर में लोग आपकी कामयाबी से जलकर आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी से गर्ज नहीं होता, बस जो कामयाब है उसे बर्बाद करने की हसद होती है। जमरा ने कांच लगे हुए कढ़ाई वाले पर्स में हाथ डाला और यूएसबी निकाली। उसने बदवक्त थूक निकला। हाथ बिल्कुल उसके दिल की तरह कांप रहे थे। उसने यूएसबी मेज पर रख दी और इसी लम्हे यावर ने पुरजोशी से वो उठा ली। वो दोनों मजीद कोई बात करने में मसरूफ हो गए थे, इस बात से अनजान कि दूर कोई था जो उनकी इस मुलाकात को महफूज कर रहा था। सुल्तान की वफात को 3 दिन गुजर चुके थे। सबकी जिंदगियां अपने नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी थी। एक इंसान के वजूद के खत्म हो जाने से बाकियों की जिंदगी नहीं रुकती थी। गांव के हॉस्पिटल में इस वक्त मामूल का रश था। बारिशों का मौसम था, लोगों की बीमारियां और उस पर थी। वहां के एक क्लिनिक में देखो तो डॉक्टर अनवर अपने ऑफिस चेयर पर बैठे थे और मेज के उस पार सामने कुर्सी पर जमरा सुल्तान बैठी थी। उसके हाथ में चंद कागजात थे जो रिपोर्ट जैसे मालूम होते थे। वो बहुत गौर से उन रिपोर्ट्स का मुआयना कर रही थी और डॉक्टर अनवर गौर से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
हैरत की बात है ना डॉक्टर, मेरे बाबा 2 साल से हार्ट पेशेंट थे और मुझे पता तक नहीं था। उसने चेहरा उठाकर सामने बैठे अस्तराब की कैफियत में आधी उम्र के मर्द को देखा। वो आप सबको परेशान नहीं करना चाहते थे, उन्होंने नरमी से बताया। डॉक्टर, जिस शख्स के कहने पर यह सब किया था उससे थोड़ी मजीद मालूमात और ले लेनी चाहिए थी। उसने कागजात में इस पर पटकते अफसोस किया था। अनवर ने नासमझी से भवें भेजी। सुल्तान हाकिम नवाब इतना कमजोर मर्द नहीं था जो सिर्फ उसके घर वाले परेशान ना हो इस वजह से इतनी बड़ी बात छुपा ले। वो मेरा बाप था, उसे हर शख्स से ज्यादा अच्छे से जानती थी। वो दबा दबा सा गुर्राई। देखे समरा बीबी, मैं जानता हूँ आपको सरकार की वफात का सदमा है, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। वो रसानियत से समझा रहे थे। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, क्योंकि इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वह एकदम भड़की और जोर से हथेलियां मेज पर मारी। सफेद कोट पहने हुए मर्द के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ सा उतरा था। जमरा ने पहलू में पड़े हुए पर्स में हाथ डाला और ना जाने कितने नोटों के बंडल निकाल कर मेज पर रखे। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपने इतने पैसे कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। आप चुपचाप ये पैसे उठाओ और अपना मुंह खोलो, वरना। उसने पर्स में से एक खंजर निकाला और पैसों के साथ रखा। मेरे पास और भी तरीके हैं, सादगी से आगाह किया गया। आप इस तरह मुझे धमका नहीं सकती, मैं पुलिस में चला जाऊंगा अगर आपने। जमना बे इख्तियार हंसी। डॉक्टर के अल्फाज टूट गए। जहां तक आपकी पहुंच है ना डॉक्टर, वहां तक नवाबों की हुकूमत है, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सब सच बताएं। डॉक्टर ने बदवक्त थूक निकला। उसके माथे पर नन्ही नन्ही सी पसीने की बूंदें नमदार होने लगी थी। जमरा के सब्र का बांध टूटने के दर पर था। वो आहिस्तेगी से उठी और पैसे और खंजर वापस पर्स में डाले। कोई बात नहीं, मेरी इतनी धमकी पर भी आप कुछ नहीं बोले। हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। डॉक्टर की आंखें मुस्कुराईं। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने बहुत कुछ कह दिया, सॉरी। वो नादिम लगने लगी थी। अनवर ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया और उठे। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगे, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। जमरा मुस्कुराई थी। वही ना, खैर अब आप मुझे इजाजत दें, मुझे कहीं और जाना है। वो अलविदा कलामात कहती हुई पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब डॉक्टर भी उसे दरवाजे तक छोड़ने पीछे को लपका था, उन्होंने जमरा के लिए दरवाज़ा खोला। नरम सी मुस्कुराहट अब तक बरकरार थी। और फिर वक्त ने यूं हवा का रुख पलटा कि डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ा गया और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ लगा दिया गया। मुस्कुराहट गायब हुई और खौफ, हैरत ने उसकी जगह घेर ली थी। जमरा उसका गिरेबान पकड़े खंजर उसके गर्दन पर रखे हुए थी। सही कहा डॉक्टर, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, देखो तुम्हें भी हो गई। वो उसे हौलनाक चेहरा लिए देखते ही रह गए। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि वो अब तक ट्रॉमेटाइज थे। हिलने की कोशिश भी मत करना डॉक्टर, वरना ये खंजर तुम्हारे शरीर पर चल पड़ेगा। वो मर्द सांस तक लेना भूल गया था। मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत। जमरा के चेहरे पर तमस्कर भरी हुई मुस्कुराहट उभरी। आप बताओ, किसने किसने कहा था तुमसे ये सब झूठ बोलने को? कैसे हुई थी मेरी बाप की मौत? वो गुर्राई। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रही थीं। उनका कत्ल हुआ था। जमरा का चेहरा फक हुआ। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं नहीं जानता किसने किया उनका कत्ल। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। वो किसी शेरनी की तरह दहाड़ी। मुझे खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जमरा बीबी, कोई आया था और मुझे पैसे देकर कहा कि मैं सरकार की जाली हार्ट अटैक की रिपोर्ट तैयार करके सबको यही बताऊं कि सरकार दिल के मरीज थे और उनकी मौत किसी गहरे सदमे से हुई है। डॉक्टर किसी रटे तोते की तरह बताता चला गया था और वो किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह सुनती चली गई। किसने पैसे दिए थे? वो मिनमिनाई। ये नहीं जानता मैं, बस इतना कह सकता हूँ कि उसे आपके घर के फर्द में से किसी ने भेजा था। उसने आखिर में उसका चेहरा गौर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? जानते भी हो किन के बारे में बात कर रहे हो तुम? वो शेरनी उस पर फिर से झपटी थी। उनकी जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, जो मेरे बाबा से बेहद मोहब्बत करते हैं, अपनी जान छिड़कते हैं, और जो जान छिड़कते हैं वो कभी जान नहीं ले सकते। उसने खंजर को उसके गर्दन पर जोर दिया था। ले सकते हैं जब इंसान रिश्तों से ज्यादा
बाकी चीज़ों को अहमियत देने लगे तो वो किसी की भी जान ले सकते हैं। जमरा सुन पड़ गई। क्या वाकई चीज़ों की अहमियत रिश्तों से ज़्यादा होती है? क्या वाकई अब इंसानों के लिए ख्वाहिशात हर रिश्ते से ज़्यादा मायने रखने लगे थे? आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रही हैं जमरा बीबी। हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। हम इस दौर में एक पल के लिए गैर पर तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर नहीं। जमरा पीछे हट गई थी। खंजर पकड़ा हाथ पहलू में गिरा था। बिल आखिर बरसों का एतबार खाक में मिल चुका था। आसमान नारंगी पड़ने लगा तो धूप छटती दिखाई देने लगी। सफ़ेद हवेली में देखो तो घर के मकीन ड्राइंग रूम में बैठे चाय पीते खामोशी से संजीदगी से गुफ्तगू में मसरूफ नजर आते थे। जमरा कहाँ है? गुफ्तगू के दरमियान बेइख्तियारी इब्राहिम को ख्याल आया। बाहर गई है किसी काम से, काजल ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम दोनों को क्या हुआ है? निहाल भी सुबह से अपने कमरे में बंद थी और तुम भी मुंह लटकाए हुए फिर रहे हो। हुस्न आरा ने चाय का घूंट भरते हुए उन दोनों को गौर से देखा। ऐसा कुछ नहीं है बड़ी अम्मी, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। उसका चेहरा वाकई जद पड़ रहा था। तुम्हें तो बुखार हो रहा है निहाल? हेजल ने उसके माथे पर हाथ रखा। नहीं, शायद सर दर्द की वजह से जिस्म गर्म पड़ रहा है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो सुस्ती से उठी, मगर जैसे ही उसने चलने के लिए कदम बढ़ाया था उसका सर चकराने लगा। उसने बेइख्तियारी पास बैठे काजल का कंधा थामा जो उसे ही देख रहा था। वो बर्क रफ्तारी से उठा और उसे शानों से थामा। या अल्लाह खैर, बच्चे तुम ठीक हो? बशर साहब एकदम ही उठे थे। सब परेशान नजर आने लगे थे। मैं इसे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। हेजल, डॉक्टर को बुलाओ। काजल ने उसे अपने बाजू में उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है, नीचे उतारे मुझे। जीने चढ़ते काजल के कदम थमे। उसने निहाल को देखा जो उसके शर्ट को अपने छोटे हाथों में जकड़े उसके सीने में सर छुपाए हुए खफकी से मिनमिना रही थी। काजल ने तासुब से गहरा सांस भरा और फिर जीने चढ़ने लगा। वह कमरे में आया और बड़ी एहतियात से उसे बेड पर लिटाया। निहाल ने मिनमिनाते हुए तकिए में मजीद अपना सर दिया। काजल ने उसके जूते उतारे और लिहाफ उस पर अच्छे से डाला। फिर लैंप जलाकर बेड पर दूसरी तरफ आ बैठा और थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करने लगा। चंद लम्हे बाद डॉक्टर उनके कमरे में मौजूद थी। बुखार बहुत तेज़ है। इंजेक्शन के बाद मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दूंगी तो 2 दिन तक ठीक हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन का जिक्र किया, वहीं निहाल की आंखें हैरत से फटी। आप सिर्फ मुझे मेडिसिन दे दें, वो जल्दी से बोली तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। नहीं मिसिस नवाब, इंजेक्शन ज़रूरी है। डॉक्टर इंजेक्शन लिए उसके पास आई। निहाल के तासुर रोने वाले हो गए थे। काजल ने डॉक्टर को वहीं ठहरने का इशारा किया और उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और नर्म आंखों से उसकी गीली आंखों को देखा। फिर एक गहरा सांस भरते हुए उसने निहाल के गालों पर हाथ रखे और उसकी दोनों गीली आंखों को नरमी से चूमा। निहाल अपनी जगह पर सेटल हो गई थी और ऐसा उसने एक बार नहीं किया था। वो अब बार बार उसकी दोनों आंखों को नरमी से चूम रहा था। निहाल के आंसुओं को एक और वजह मिल चुकी थी बरसने के लिए। शर्मो हया से पलकों ने आरिस पर सजदा किया था। चंद लम्हे बाद काजल पीछे हटा और आहिस्तेगी से अपने पोरों से उसके आंसू साफ किए। लो, हो भी गया, इतनी सी तो बात थी। निहाल ने उसकी बात पर नाचमची से उसे फिर पीछे देखा। डॉक्टर इंजेक्शन पकड़े पीछे हट रही थी। उसे देखकर हल्का सा हंस दिए। निहाल अपने बाजू को देखा जहाँ से उसकी कुर्ती की आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी। उसका मुंह शौक के मारे खुल गया था। वह तेवरा कर मुड़ी और अपने शोहर को देखा जिसकी आंखों में मायने खेजी झलक रही थी। डॉक्टर हंसते हुए कमरे से निकल गई। ये ठीक नहीं किया आपने। वो अपनी सुर्ख नाक पर गुस्सा जमाए हुए उसे घूर रही थी। क्या? वो अनजान बना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसने शाने उचकाए। निहाल उसे देखकर रह गई। चलो बातें बाद में, अभी लेटो और आराम करो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। उसने निहाल को लेटाते हुए उसे लिहाफ उड़ाया और कमरे से निकल गया। निहाल ने खफगी से सर झटका और लिहाफ में घुस गई। वो उसका लम्स अभी तक अपनी आंखों पर महसूस कर रही थी। वो पोर्च में आया तो वहाँ सफ़ेद रंग की गाड़ी हवेली के अंदर आती हुई दिखाई दी। गाड़ी रुकी और उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। अंदर से सियाह शेड्स लगाए हुए टी शर्ट और जीन्स में मलबूस एक नौजवान निकलता दिखाई दिया था। गार्ड्स ने सर झुकाकर उसे सलाम किया था। काजल हैरत ज़दा उस आदमी को देखता रहा। जब उसकी नज़र काजल पर पड़ी, अब वहीं बुत बने खड़े रहोगे या फिर गले भी लगोगे? काजल मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा।
वो दोनों उस तरह गले लगे थे मानो सालों से बिछड़े हों। आप यहाँ इस तरह अचानक कैसे? वो उस आदमी को अब तक हैरत से देख रहा था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसने अपने शेड्स उतारे तो उसकी सियाह आंखें नजर आई थीं, जो धूप में गहरी भूरी दिखती थी, बिल्कुल काजल की तरह। बहुत अच्छा, चले अंदर, सब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। वो अब दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे, सिर्फ एक को छोड़कर। वो आदमी बोला तो काजल हंस पड़ा। हवेली के लॉन्च में हुस्न आरा खड़ी मुलाजिम को किसी बात की हिदायत दे रही थी। जब आहट पर उन्होंने सामने देखा, वो दोनों नौजवान किसी बात पर हंसते हुए अंदर आ रहे थे। हुस्न आरा अपनी जगह पर सेटल हुई थी। उस मर्द की नज़र सामने खड़ी औरत पर पड़ी। वो उन्हें देखकर अपनाहियत से मुस्कुराया। अम्मी, कैसी हैं आप? वो उनके पास आया और उन्हें नरमी से अपने सीने से लगाया। जैन, मेरी जान। हुस्न आरा की आंखों में आंसू दर आए थे। चेहरे पर कई जज्बात थे, और होते भी क्यों ना, इतने सालों बाद वो अपनी औलाद को देख रही थी। सीढ़ियों के दाहिने पर खड़ी हुई हेजल शौक से सामने माँ को लगाए हुए जैन को देख रही थी। वो यहाँ अचानक कैसे? वो संभली और बर्क रफ्तारी से अपने कमरे में आई। उसने मेज पर पड़ा हुआ अपना फोन उठाया और कॉल लगाई। हेलो हेजल, सब ठीक है? दूसरी रिंग पर ही कॉल उठा ली गई। आहद, आपके भाई आए हैं नीचे। हेजल अस्तराब से किसी कैफियत में लग रही थी। किस भाई की बात कर रही हो तुम? अल्लाह आहद, आपके कितने भाई हैं? वो उकताई। मैं जैन की बात कर रही हूँ, वो आए हैं। फोन के उस पार वो शख्स एक लम्हे के लिए मानूस पड़ गया था। वो यहाँ क्यों आया है? दांत किचकिचाते हुए पूछा। शायद अंकल इब्राहिम की वजह से। हेजल ने कंधे उचकाए। जमरा कहाँ है? क्या वो मिली है उससे? आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। नहीं, जोमी तो घर पर ही नहीं है। हेजल ने फोन के उस पार उसे गहरा सांस भरते हुए सुना था। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कहते उसने कॉल काट दी। शाम गहरी हो रही थी। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी थी। जब हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन बजने लगा, उसने स्क्रीन देखी और सांस भरते हुए फोन कान से लगाया। जमरा, ये क्या तरीका है? तुम अकेले बाहर क्यों गई हो, जबकि मैंने शहरा से कहा भी था, लेकिन तुमने उसे भी धमका दिया। उसकी सख्त आवाज को किसी खाते में न लाते हुए वो आंखें घुमा गई। तुम ये पाबंदी अपने घर वालों तक ही महदूद रखो तो बेहतर होगा। सपाट सा अंदाज। वहीं तक है और तुम भी उन्हीं में आती हो। जमरा ने सख्ती से लब भींचे। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद। शेरा को अपनी लोकेशन भेजो तुम अभी, और इसी वक्त इस्लामाबाद आ रही हो। जमरा के अल्फाज टूट गए थे। फोन पर हाथ सख्त हुई। मैंने कहा जब मेरा दिल करेगा मैं तभी आऊंगी। वो दबी दबी आवाज में गुर्राई। आसमान मजीद नीला पड़ता जा रहा था। लोगों के हुजूम में मजीद इजाफा हो रहा था, मगर वो परवाह लिए बिना ही गाड़ी के पास खड़ी रही। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम आज और अभी इस्लामाबाद आ रही हो, बात खत्म। हुक्म इस तरह सादिर किया गया था। अगर कोई और होता तो मना करने की जरूरत भी नहीं करता, मगर वो जमरा थी। मैं नहीं आऊंगी, जो करना है कर लो। वो डटी रही। उन दोनों की जिद की मानो कोई हद ही नहीं थी। अगर तुम अभी और इसी वक्त वहां से नहीं निकली तो खुदा की कसम तुम्हें मैं खुद अपने तरीके से वहां से लेकर जाऊंगा, और यकीनन तुम्हें मेरा तरीका अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम ये फजूल जिद छोड़ दो। वो गुर्राया। जमरा का चेहरा सुर्ख पड़ा। अगले लम्हे फोन बंद हो चुका था। उसने गुस्से भरी बेबसी से जब्त का घूंट भरा था। तुम मर जाओ आहद इब्राहिम। वो गाड़ी में बैठी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वो मरे या ना मरे, मगर ये तो तय था कि वहां जाकर वो खुद जरूर मार डालेगी। वो होता कौन था उसे धमकाने या हुक्म देने वाला? इस्लामाबाद का वो खूबसूरत ऑफिस 3 पोर्शन में मुश्तमिल था। आखिरी मंजिल पर आहद का केबिन था और दूसरी पर कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ इस वक्त दोनों तरफ लोग बैठे थे, और उनके सामने बॉस की रोलिंग चेयर पर अपने रौबदार तासुर लिए हुए आहद इब्राहिम बैठा था। टेबल्स क्या, इसकी कामयाबी उरूज पर है। अतराफ में बैठा एक मुहज्जिब सा अधेड़ उम्र मर्द बड़े फख्र से आहद को देख रहा था। आहद ने तशक्कुर से सर को खम दिया। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है मिस्टर खावर, कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वो हाथों को मेज पर बाहम फंसाए हुए हल्का सा मुस्कुराया। वो अभी मजीद कोई और बात करते जब दरवाज़ा धड़ाम से खुला और यकदम ही सबकी नजरें उस तरफ उड़ी थी। आहद के माथे पर बेइख्तियारी बल पड़ गए। आंखों में हैरत उमड़ आई थी। वो उसके सामने खड़ी थी, बहादुरी से, बिना किसी डर खौफ के, गर्दन अकड़ाए।
اس نے ایک نظر دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باز رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مگر کیا اس نے کوئی اہمیت دینی تھی؟ ظاہر ہے نہیں۔ میٹنگ ڈسٹرب کر دی، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے میرے شوہر سے اکیلے میں کچھ وقت درکار ہے۔ وہ بڑی نڈرتا سے سرد مسکراہٹ لیے آہت کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو سرد نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پورے کمرے میں سکوت کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ سب کو نکھیوں سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ ڈسمسڈ، یو میں آل لیو۔ ماحول میں جتنا تناؤ ہو چکا تھا، سب کو وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا۔ اگلے ہی پل سب کانفرنس روم سے جا چکے تھے۔ وہ چند لمحے مٹھیاں بھیجے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم، ہاؤ لولی، میری بیوی نے پہلی بار مجھ سے اکیلے میں ملنے کی خواہش کی ہے۔ اسی خوشی میں میٹنگ کو مزید یادگار بنایا جائے۔ بل غائب ہو گئے تھے اور اس کی جگہ معنی خیز مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ زمرہ کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کرسی پر غیر آرام دہ سے ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کم آن، اسے آدھا یادگار تم بنا چکی ہو، تو اسے اور یادگار اور خاص بنانے کی تھوڑی سی ذمہ داری مجھے بھی لینی چاہیے، نہیں؟ احد اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم چلتا اس کے قریب آیا، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو۔ میں گھر جا رہی ہوں، تمہاری وجہ سے سفر کر کے کافی تھک گئی ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، اسی لمحے احد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب کچھ کر کے تم اتنی آسانی سے نکل جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میرے صبر کو مت آزمانا، لیکن تم ہمیشہ وہی کرتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا صرف تمہاری وجہ سے؟ اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ویسے بھی کیا میں نہیں جانتی تم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ وہ نفرت سے فنکار رہی تھی، جو بالکل تمہاری طرح گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ احد نے لب بھیج لیا۔ جینا حرام کر رکھا تھا اس عورت نے اس کا، لیکن اس ڈھیٹ کو پھر بھی اسی عورت کے ساتھ جینا تھا۔ یہاں کون وائٹ ہے؟ راہ میں چلتا ہر بندہ ہی تمہیں گرے ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں کامیابی ایسے ہی ملتی ہے۔ اس کے الفاظ کڑوے مگر سچے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم مجھے یہاں بلا کر اپنی انا کو تسکین دے چکے ہو، اور اب بہتر ہوگا چھوڑو مجھے اور پیچھے ہٹو۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ آخر کیا سوچ کر تم اس طرح سے دندناتے ہوئے یہاں آئی تھی؟ احد نے اپنی گرفت ہلکی نہیں کی، البتہ اس کا چہرہ غور سے پڑھنا چاہا۔ میں اپنے ارادے بتاتی نہیں، دکھاتی ہوں۔ اس کے سرد آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ احد کے آبرو ناسمجھی سے بیچے۔ وہ ابھی اس کی باتوں کا مطلب سمجھتا جب اسی لمحے زمرہ کا خنجر اس کے ہاتھ پہ چلا تھا۔ وہ بے اختیار ہی کرا کر پیچھے ہٹا۔ تمہارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ حواس باختہ سا گھرایا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے دھمکانے یا حکم دینے کی کوشش کی تو یہ خنجر ہاتھ کی جگہ سیدھا تمہارے شہ رگ پر چلے گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ جس طرح طوفان کی طرح آئی تھی، اسی طرح وہاں سے چلی گئی، اور وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی آگ اور پانی کا ملاپ تھے۔ آسمان پر اندھیرا چھایا تو روز کی طرح پورے حویلی مصنوعی روشنی سے چمک اٹھی۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں دیکھو تو گھر کے مکین بیٹھے نظر آئے۔ آج زین کی آمد کی خوشی میں رات کے کھانے کا الگ ہی اہتمام کیا گیا تھا، اور اب سب بیٹھے میٹھے کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ کمال ہے، یہ کیسی سیکیورٹی ہے؟ گھر میں رہتے بابا کی جان پر خطرہ ہے، پھر باہر تو اور زیادہ ہوگا۔ زین اپنی ماں کو افسوس سے کہہ رہا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر زمرہ ضد میں نہ آتی تو آج تمہارے بابا کی حکومت ہوتی، پھر مجال تھی جو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ جان لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ حسن آرا نے ملال سے سر جھٹکا۔ ویسے ہے کہاں ہماری سلطانی؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ اس نے سرسری سے پوچھتے ہوئے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ وہ اپنے شوہر کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ ہے، جہاں آرا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ یکدم چونکا، پھر ماں کو دیکھا۔ زمرہ کی شادی کب ہوئی؟ آپ نے بتایا ہی نہیں ممی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، اور اتنی جلدی ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا۔ حسن آرا نے تفصیل بتائی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ بتایا ہی نہیں؟ خیر، ویسے کس سے ہوئی ہے زمرہ کی شادی؟
वो बड़े इत्मीनान से सोफे पर पीछे को टेक लगाते हुए पूछने लगा, उनके शौहर का नाम अहद इब्राहिम है। जवाब ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए काजल की तरफ से आया था। जैन के चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। वो सोफे पर सीधा होकर बैठा और मुड़कर काजल को देखा। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है? उसे लगा वो मजाक कर रहा है। आखिर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? काजल ने आबरू उचकाए और सोफे पर जहां आरा के पास आ बैठा। क्या वाकई अहद की शादी जमरा से हुई है? उसने एक आखिरी बार तस्दीक चाही। काजल ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करते थे, फिर ये शादी? वो मानो शौक में था। जमरा के लिए ये शादी जरूरी थी। जमरा मरते मरते बची है, हम मजीद कोई और रिस्क नहीं ले सकते थे। इब्राहिम ने वजह यूं बताई मानो दूध में पानी। आपने अहद से कहा और अहद मान गया जमरा से शादी करने के लिए? एक मजीद हैरान की भरा सवाल। भाई और जोमी ने अपनी मर्जी से शादी की है। काजल के जवाब पर जैन की आंखों में ताज्जुब उभर आया था, या शायद कुछ और भी। जमरा इस तरह अचानक इस्लामाबाद चली गई, बताया भी नहीं? इब्राहिम जहां आरा की तरफ मुड़े। हाँ, मुझे शेरा ने बताया कि ड्राइवर जमरा को लेकर गया है, शायद वो अब अहद के साथ ही आए। वो जवाब देती हुई वहां से निकल गई थी। ये उनकी इबादत का वक्त था। इब्राहिम विला में खाने की महक पूरे ओपन किचन के साथ लॉन्च में भी फैली हुई थी। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। कपड़े तब्दील थे। लाल और सियाह टिंटेड की लंबी कमीज पर स्याह प्लाजो में मलबूस बाल खोले वो अपने हाथों में कोई मॉइस्चराइजर लगा रही थी। दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो उसने बोतल रखकर दरवाजे को खोला। सामने रईस खड़ा था। वो तसब्बुब का शिकार लगता था। आहद बाबा आ गए हैं, मैं खाने लगा दूं? वो जरा घबराया हुआ सा पूछ रहा था। आहद गुस्से में आया है और इसने तुम पर भी गुस्सा किया है ना? वो उसका चेहरा देखकर बहुत कुछ समझ चुकी थी। रईस ने उदासी से अस्पात में गर्दन हिलाई। तुम चले जाओ, मैं खुद खाना गर्म करके खा लूंगी। रईस वहां से चला गया। वो दरवाजा फिर बंद करती हुई बेड पर आई जब उसका फोन बजने लगा था। उसने कॉल कनेक्ट की और कान से लगा ली। जी अम्मी, बोले। जमरा सब ठीक है, आहद मेरा फोन नहीं उठा रहा। जमरा ने बेइख्तियार ही लब काटे। जी अम्मी, यहाँ सब ठीक है और वो मसरूफ होगा शायद इसलिए। उसने बहाना गढ़ा। आप बताएं, वहाँ सब ठीक है? और साथ ही बात भी बदल दी। अब तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। अच्छा हुआ तुम वहाँ चली गई, कुछ दिन यहाँ ना ही आओ तो अच्छा है। वो थकी थकी सी बोल रही थी। क्या मतलब अम्मी, कुछ हुआ है? लो, तुम्हें आहद ने नहीं बताया, जैन आया है ना? जमरा का वजूद एकदम ही सुन पड़ गया था। बदबख्ती से बांध लबों पर फेरी। आगा जान का सुनकर आया है, अब पता नहीं कब तक रहेगा। वो मजीद बता रही थी मगर वो नहीं सुन रही थी। उसका उलझा जहन कहीं और सुलझने लगा था। उसे अब बहुत कुछ समझ आने लगा था। अच्छी बात है, मैं भी अब आहद के साथ कुछ दिनों बाद ही आऊंगी। वो उन्हें अलविदा कलामात कहती हुई फोन रख गई थी। फिर फौरन उठी और गहरी सांस भरती हुई अपने शौहर की तलाश में कमरे से निकली गई। जब जिम का दरवाजा खोलकर वो अंदर आई तो वो सामने ही उसे दिख गया। शर्टलेस, सिर्फ सिया ट्राउजर पहने हुए। वो पंचिंग बैग पर लगातार तेजी से मुक्के मार रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे। चेहरा और कसरती जिस्म पसीने में शराबोर था। जबड़े की रगें तनी हुई और माथे पर बल थे। जमरा की नजरें उसके हाथ पर गईं। उसके हाथ पर सिर्फ एक कपड़ा बंधा हुआ था जो खून आलूद था। उसके दिल को कुछ हुआ। वो जानती थी वो उसकी एक आहट पर उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुका होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई उसके पास आई, मगर वो उसी तरह अपना गुस्सा उस बेजान चीज पर उतारता रहा। आई एम सॉरी। नर्म सरगोशी में नदामत का इजहार किया था। आहत के एक लम्हे के लिए हाथ रुक गए, मगर फिर वो पंचिंग बैग पर मजीद तेजी से मुक्के बरसाने लगा। मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। तुम नहीं चाहते थे कि मेरा जैन से अचानक सामना हो। उसने आहत के हाथों को रफ्तार पकड़ते हुए देखा। मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो। तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर लो, लेकिन प्लीज मेरा गुस्सा अपने हाथ पर मत निकालो। मिन्नत की गई, आंखें नम पड़ चुकी थीं। आपके आद उसकी तरफ पलटा और सुर्ख आंखों से सुरमई आंखों में देखा, और इसी लम्हे आद इब्राहिम के चेहरे की सख्ती जायल हो गई थी। आखिर वो उस औरत के सामने हमेशा बेबस क्यों हो जाया करता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसके मजीद करीब आई और नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए।
आहद ने उसके कांपते हुए सर्द हाथों को अपने गर्म मजबूत हाथों में छुपा लिया था। हाथों की कपकपाहट बंद हो गई थी। एक दूसरे की कुर्बत पाकर अलग ही सुकून दौड़ा था दोनों के जिस्म में। मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारे मामले में मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। क्या एतराफ क्या था उस अना के मारे शख्स ने? लेकिन मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। उसकी आवाज़ रुंध चुकी थी। आहद ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा मुझ पर मुझसे ज़्यादा हक है ज़मरा, इसलिए प्लीज़ तुम माफ़ी मांगती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उस औरत के सामने वाकई उसकी अना खाक बराबर थी। ज़मरा हमेशा की तरह फिर लाजवाब हो गई थी। काजिल सूप का प्याला ट्रे में पकड़े हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था तो वह सामने लिहाफ सर तक ओढ़े हुए लेटी थी। वो कदम कदम चलता उसके पास आया और उसके पास बेड पर आकर बैठा। निहाल, उसने आहिस्ते से उसको पुकारा। वो हिली तक नहीं। निहाल उठो, ये सूप पी लो, फिर तुमने मेडिसिन भी लेनी है। इस बार काजल ने उसका कंधा हिलाया था। मुझे कुछ नहीं खाना, दिल नहीं कर रहा मेरा। वो नींद में कसमसाते हुए मिनमिनाई थी। देखो निहाल, जिद मत करो, चलो शाबाश उठो। उसने उसका लिहाफ चेहरे से हटाया और उसे कंधों से थाम कर बिठाया। कहा ना नहीं खाना मुझे, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिगड़ी। काजल ने उसे जवाब नहीं दिया था, बल्कि चम्मच में सूप भरा और उसके खुश्क होठों के करीब ले गया। वो अपनी सुर्ख होती हुई नाक पर गुस्सा चढ़ाए हुए उसे घूरती रही। बेबी, मुझे बाद में आराम से निहाल लेना, पहले सूप पी लो। निहाल के लब हैरत से वाह हुए थे। उसने दोबारा आंखें चिपकाई। वो वैसे ही चम्मच पकड़े इंतजार में देख रहा था। निहाल ने चम्मच मुंह में भरा और गर्म सूप को हलक में उतारा। वो अब खामोशी से उसके हाथ से सूप पीती उसका चेहरा तक रही थी। आपको मेरा जबरदस्ती ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। चम्मच को खाली प्याले में रखते हुए काजल उसे सादगी से देखा। और तुम्हें ये इल्हाम कब हुआ कि मैं तुम्हारा ख्याल जबरदस्ती रख रहा हूँ? उसने उसी सादगी से सवाल किया। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते, तो जाहिर है आप ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। वो नजरें झुकाकर बोली। काजिल ने सांस भरते हुए ट्रे परे रखी और उसकी तरफ खिसका। मैं अपनी नौनी का ख्याल अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। अब ज्यादा मत सोचो और यहाँ आओ। उसने निहाल को अपनी तरफ करते हुए बहुत नरमी से उसका सर अपने सीने पर रखते हुए उसका सर चूमा। निहाल हैरान हुई। वो उसे सुबह से हैरान ही तो कर रहा था, मगर अब ये। आप मुझसे नरमी क्यों बरत रहे हैं? वो ताज्जुब से मिनमिनाई। अलबत्ता चेहरा मजीद उसके सीने में छुपाया था। मैं भी नहीं जानता, जब जान जाऊंगा तो बता दूंगा। उसने काजल को सरगोशी करते हुए सुना। निहाल ने मजीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली थी। वो अब पीछे ठीक से लेटते हुए हेडबोर्ड से टेक लगाकर निहाल को अपने सीने पर अच्छे से सुलाते हुए खुद भी आंखें मूंद गया था। वो उसकी बीमारी से पूरा दिन उसके लिए बेचैन रहा था। उसे अब सुकून की जरूरत थी, जो उसी औरत के आगोश में मिल रही थी। आखिर तुम किस खुशी में इतना मुस्कुरा रहे हो? उसके हाथ पर बैंडेज की आखिरी गांठ बांधते हुए वो एकदम ही बेजारी से पूछने लगी। वो कब से उसको खुद का दिया गया जख्म साफ कर रही थी और वो खामोशी से बैठा हुआ पागलों की तरह मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वो तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा है ना? जमरा ने अब जाकर गौर किया था। वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि शर्मा भी रहा था। बैंडेज करने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसमें इतना शर्माने जैसा क्या है? वह हैरत जदा से उसे देख रही थी। मरहम लगाने के बहाने ही सही, तुमने मेरा हाथ तो पकड़ा। जमरा ने ताज्जुब से उसे देखा। कितने बड़े ड्रामेबाज हो तुम। वो खफगी से आंखें घुमाती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे जैन की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो या ना हो, अब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए ये सब तुमने जो किया है इसकी जरूरत नहीं थी। बेड की दूसरी तरफ आते हुए उसने आहत की पुश्त देखा। वो दूर से ही उसके तने आसाब को महसूस कर सकती थी। माजी अगर हमारे सामने ना हो तो उससे मूव ऑन करना आसान होता है, लेकिन माजी का अचानक सामने आ जाना इंसान को फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वो बहुत मुश्किल से निकला होता है। मैं चाहता था तुम पहले खुद को उसका सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, बस। उसने जमरा की तरफ रुख नहीं मोड़ा था। हाँ, ये वजह ज़रूर हो सकती है, लेकिन असली वजह कुछ और है, जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया। आहद उसकी तरफ मुड़ा और आबरू उचकाए। अच्छा, और वो क्या? उसने जमरा की आंखों में उभरने वाली चमक को बखूबी देखा था।
तुम्हें ज़हन से जेलसी होती है। साफ बात यह है। आहत के तासुर एक सानिए के लिए गायब हुए थे, मगर फिर वो बेइख्तियारी हंस दिया। वो उठा और उसके पास आया। मुस्कुराहट अब तक बरकरार थी। तुम मेरे बारे में बहुत छोटी सोच रखती हो घरवाली। अंदाज में अफसोस झलका। उसने समरा के गाल को नरमी से अपनी उंगलियों के पोरवों से सहलाया। जैन तुम्हारा माजी था और मैं तुम्हारा हाल और आने वाला मुस्तकबिल हूँ। वो वादा कर रहा था। उंगलियों के पोरे अब तक गाल पर गर्दिश कर रहे थे। इसलिए जेलस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता वाइफी। अज़्म से जवाब देते हुए वो सोफे की तरफ बढ़ गया। वो उसको सटल सी खड़ी देखती रही। क्या वो भी ऐसा ही चाहती थी? उसने खुद से सवाल किया था। सुबह की किरणें पूरे हवेली में फैली थीं। काजल के कमरे में भी खिड़की से किरणों ने रोशनी कर रखी थी। वह बेड पर नर्म लिहाफ थोड़ी तक ओढ़े हुए सामने टीवी में मगन थी। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और बाथरोब पहने हुए काजल बाहर निकला, उसने एक नज़र अपनी मगन बीवी को देखा और फिर सामने टीवी को, जहाँ कोई कार्टून चल रहा था। कोई यकीन कर सकता है कार्टून्स देखने वाली लड़की ने ज़बरदस्ती शादी की होगी? हाँ? वो तासुब से सोचता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। चंद लम्हों बाद वो निकला तो सिया शलवार कमीज में मलबूस था। निहाल उठो, हमने हॉस्पिटल जाना है। वो आईने के सामने बालों में ब्रश फेरते हुए बोला, मगर निहाल ने तो मानो उसे सुना ही नहीं था। निहाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने सख्ती से होश दिलाया। क्यों कर रहे हैं? मत करें। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ? वो उसे घुरी से नवाजते हुए फिर से टीवी पर नजरें मरकूज कर गई थी। काजल के माथे पर बल पड़े। अभी और इसी वक्त उठो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो टीवी के सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, मैं डर गई। चले अब सामने से हटे। काजल उस मिसनी को देख कर रह गया। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे निहाल उसके कंधे पर थी। निहाल का मुंह हैरानगी के मारे खुल गया। काजल, मुझे नीचे उतारे। वो उसकी पुष्ट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी थी, मगर वो खरगोश तो उस लोमड़ी के चंगुल में फंस चुकी थी। चंद लम्हों बाद वो उसकी कलाई पकड़े हुए सीढ़ियां उतर रहा था और वो बेचारी अपना नरम पांडा वाला नाइट सूट की बजाय फ्रॉक जीन्स पहने मुंह लटकाए हुए बस चलती गई। ऑय लव बर्ड्स, सुबह सुबह किधर की सवारी? पिंक ट्रैक सूट में मलबूस पानी की बोतल पकड़े हुए हैजल उनके पास आई। वो यकीनन जिम की तरफ जा रही थी। डेट पर जा रहे हैं, काजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे वाह, कहाँ? वो चहकी। हॉस्पिटल, नेहाल ने जलकर बोला तो वो दोनों ही सस्ते बाइकर बकौल आहद बेइख्तियार हंस दिए थे। एंजॉय एंजॉय। हंसते तंज करती हुई वो आगे बढ़ गई थी। नेहाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। इसकी तो मैं घर आकर बत्ती सी तोड़ती हूँ। काजल ने उसे तासुब से बड़बड़ाते हुए सुना। चलें छोटा डॉन? मुस्कुराहट दबाए हुए पूछा तो जवाब में घोरी ही मिली थी। लेडीज फर्स्ट। उसने हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। जेंटलमैन हो गए? तंज भरे ताज्जुब से आबरू उचकाए। जेंटलमैन नहीं, तुम पीछे से भाग ना जाओ इसलिए कहा है। खटाक जवाब आया तो वो मुंह चढ़ा गई। कैसा ढक्कन शोहर है मेरा। वो खफगी से आगे बढ़ गई जब पीछे से उसकी आवाज गूंजी। आने दो जोमी को, सीधा करेगी वो तुम्हें शोहर से बदतमीजी करने पर। वो होठों पर हाथ रखे वहां सी। ले, वो तो खुद अपने शोहर को अपनी उंगलियों पर नचाती है। हकीकत से रोशनास करवाया था। काजल ने लब दांतों में दबाए। बात तो सही है। बेचारे शोहरों की खूबसूरत और जालिम बीवियां। इब्राहिम विला में घर की औरत के वापस आने से फिर से रौनक लग गई थी। ऐसा बावर्ची खाने में जमरा के साथ खड़े हुए रईस का कहना था। वैसे रईस, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? अंडों में नमक डालते हुए जमरा ने उस छोटे लड़के से पूछा। अम्मा अब्बा के जाने के बाद एक भाई का सारा था, लेकिन मैं उस पर और उसकी बीवी पर बोझ था। और सुल्तानी आप ही कहती हैं, इज्जत नफ्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए मैंने ताल्लुक ख़त्म कर दिया। बावर्ची खाने में खाने की महक के साथ उदासी भी घुल गई थी। फिर भी खून के रिश्ते चाहो भी तो ख़त्म नहीं हुआ करते रईस। वो अफसुर्दगी से बोली। हो जाते हैं बाजी, आजकल तो वैसे भी नफसा नफसी का दौर है। वो अब फेंटे हुए अंडे को फ्राई पैन में डाल रहा था। नफसा नफसी का दौर भी तो इंसान खुद ला रहा है। जानते हो कैसे? इंसान कभी इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं वो उनका बदला हमेशा दूसरों से लेता है, जिनका उन पर बस चलता है। फिर जिनके साथ बुरा करते हैं वो आगे दूसरों के साथ बुरा करते हैं, और ऐसे ही नफसा नफसी किसी वायरस की तरह बढ़ती जा रही है।
हम इंसान अगर हक के साथ दुनिया में लोगों के साथ ताल्लुक रखें तो अमन और रिश्तों में अपनायत बनी रहे। वो अफसोस करते हुए उठी और उसके साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी, जो लाउंज के सामने था। जो रिश्ते सिर्फ मतलब के रह जाएं, हमें सिर्फ उन्हीं से कता ताल्लुक करना चाहिए, बाकी रिश्तों से नहीं। तुम अपने भतीजा भतीजी से मिलते रहो, वो तुम्हारा खून है, ताकि उन्हें ये यकीन रहो कि रिश्ते कितने मायने रखते हैं। बस कुछ लोगों की वजह से खानदान में दरार पड़ जाती है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि बाकियों के साथ भी वैसा ही सलूक रखा जाए। वो अब रईस को समझा रही थी। भाई ऐसा है, इसमें उसकी औलाद को वैसा नहीं बनने देना। तुम उनसे मिलोगे तो उनके दिलों में रिश्तों के लिए अपनायत रहेगी। उसने मुस्कुराते हुए रईस के सर पर हाथ रखा था। वो वाकई उसके लिए किसी बड़ी बहन से कम नहीं थी। वो मजीद बातें ना कर सके क्योंकि ऊपर से आद आ रहा था, जो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस गर्दन के गिर्द सियाह शॉल लटकाए हुए था। उसके चेहरे पर संजीदगी के साथ परेशानी के तासुर भी थे। वो कुर्सी खींचकर बैठा तो जमरा भी उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई। सब ठीक है? जमरा ने उसकी चुप्पी पर इस्तफसार किया। हाँ, बस काम की थोड़ी परेशानी है। नरम मगर वही संजीदा लहजा। अच्छा, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। वो नरमी से कहती हुई केटल से चाय निकालने लगी। किसी ने मेरे क्लाइंट्स को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, उस प्रॉपर्टी के जरिए जिनसे मेरी उनसे डील हुई थी। केटल में चाय डालते हुए जमरा के हाथ बर्फ हुए थे। सांस भी रुका। वो कैसे? सांस भरते चाय भरी और फिर कप उसके सामने रखा। किसी ने फाइल चुराई है और सामने वाले को जाकर वो दिखाकर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। अगर उस शख्स का जल्द पता ना चला तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है, जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था, इतना कि जमरा को खुद भी शर्म के मारे डूब मरने का दिल किया। आहद ने उसके चेहरे पर उदास तासुर देखे तो वो आजर्दगी से मुस्कुरा दिया। उसने नरमी से जमरा का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से होठों से लगा लिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। जमरा बदवक्त ही हल्की सी मुस्कुराई थी, अलबत्ता उसका दिल चाहा कि वो कहीं दूर भाग जाए। हम आज गांव जाएंगे, मैं फिलहाल किसी काम से जा रहा हूँ, आकर तुम्हें कॉल करूंगा, तुम बाहर आ जाना, ओके? उसने सिर्फ उसकी निकाली गई चाय पी और उठ खड़ा हुआ था। वो जाने लगा जब जमरा उसका हाथ थाम गई थी। आहद ने चौंक कर उसे देखा। मेरी सारी चादर गांव में है और वो वाली लॉन्ड्री में दे दी है, तो अपनी शॉल दे दो। नरम लहजे में ख्वाहिश जाहिर की। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर गहरा मुस्कुराया। उसने अपने गर्दन की गिर्द शॉल निकाली और उसे खोलकर जमरा के सर पर उड़ाते हुए उसके गिर्द अच्छे से लपेटी। उसके शॉल में उसका नाजुक जिस्म पूरी तरह से ढक चुका था। जमरा ने उसकी कोलोन की महसूर कुन खुशबू को महसूस करते हुए आंखें बंद करके खोली थी। मैं सदके, मुझसे जुड़ी हर चीज तुम्हारी ही तो है। उसने जमरा का माथा चूमा और फिर अमानिल्ला कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। जमरा के चेहरे पर बेइख्तियारी सुर्खी फैली। नॉनी प्लीज चुप कर जाओ, ड्रिप लगने के बाद कौन रोता है? हॉस्पिटल के राहदारी से निकलते वो मुसलसल अपनी बीवी के कंधे के गिर्द बाजू फैलाए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। आप कितने जालिम हैं, देखा नहीं था आपने कैसे वो चुड़ैल नर्स बार बार मेरे हाथ में सुइयां डालकर निकाल रही थी। वो हिचकोले खाते हुए गुस्से से बोली। मेरी जान वो इसलिए ना क्योंकि उसे खून नहीं मिल रहा था। वो उसे बहुत नरमी से संभालने की जद्दोजहद कर रहा था। उसे बुखार की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई थी और इसलिए उसे ड्रिप लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? शर्म नहीं आती बीवी के सामने दूसरी औरत की तरफदारी करते हुए? वो बेइख्तियारी बिगड़ी थी। मैं साइड नहीं ले रहा, मैं तो बस। काजल ने रुहासा होकर गहरा सांस भरा था। अच्छा छोड़ो ये सब, अब ये बताओ, हॉट चॉकलेट पियोगी? उसने फौरन मौजू बदला। लालच दे रहे हैं मुझे? नेहाल ने तनकीदी निगाहों से घूरा। नहीं बेबी, मैं तो बस चाह रहा हूँ कि तुम अच्छा महसूस करो। वो मुस्कुराया। फिर तो मैं पिज्ज़ा और फ्राइज भी खाऊंगी। वो गर्दन को अदा से झटक कर बोली। तुम्हारा जो दिल करे वो खा लेना, अब चलें? उसने शुक्र करते हुए उसका हाथ थामना चाहा, मगर वो नाक सिकोड़ती हुई आगे बढ़ गई थी। हटे, आपकी वजह से रो रो कर कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई है मेरी। वो उसको देख कर रह गया था। जैसे ही शाम गहरी होने लगी थी वैसे ही धुंध मजीद बढ़ती गई।
फरवरी का आगाज था और सर्दी अब भी बरकरार थी। हवेली के सफेद रंग का गाढ़े लोहे का गेट खुला और फिर आहत की सिया रेंज रोवर हवेली के पोर्च में दाखिल हुई थी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर जमरा के लिए दरवाजा खोला। वो उसके शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटे हुए बाहर निकली और उसी के साथ ही अंदर की तरफ बढ़ी। वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुए तो घर के मकीन सामने ही बैठे दिखाई दिए थे। उनमें से एक जैन भी था। जमरा की नजरें उस पर पड़ी और वहीं उसके कदम जंजीर हो गए। उसकी आहट पर हर एक की निगाहें उन दोनों की तरफ उठी थी। जैन ने उसे देखा और देखते ही रह गया। वो 18 की थी जब वो मंगनी करके बैरूनी मुल्क गया था। आज वो पूरे 4 साल बाद उसे देख रहा था। कितना फर्क था उस और इस जमरा सुल्तान में। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को खाली नजरों से देखते रहे। जब जमरा को अपने ठंडे हाथों में किसी के गर्म हाथों के लम्स का एहसास हुआ था, उसने चौंक कर देखा। वो उसका शौहर था जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसने आहद की नजरों को जैन पर सर्द मेहरी से जमे हुए देखा था। आहद, जमरा वहां क्यों खड़े हो? आओ, तुम दोनों अंदर आओ। इब्राहिम की आवाज पर वो दोनों संभले और उन सब के पास आए। आपकी तबीयत कैसी है अब बाबा? उसने जमरा को अपने साथ जहां आरा के साथ सोफे पर बैठाते हुए इब्राहिम से पूछा। बेहतर हूँ अब। तुम बताओ, ऑफिस में सब ठीक हुआ कि नहीं? आहद ने नफी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिसने फाइल चोरी करवाई है उसी ने ही आपको मारने की भी कोशिश की है। वो जो कोई भी है, मैं बहुत जल्द उस शख्स को ढूंढ कर निकालूंगा और उसका वो हश्र करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जमरा ने बदवक्ती हलक तर किया था। उसके हाथ आहद के हाथ पर मजबूत हुए। जमरा, तुम थक गई होंगी, ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसे लगा वह जैन की मौजूदगी से गैर आरामदेह है। वो बिना किसी को देखे ऊपर की तरफ बढ़ गई। इतने सालों बाद आया हूँ मैं, कम से कम गले तो लग जाओ आहद। जैन उठा और मुस्कुराते हुए उसके पास आया। आहद भी उठा और संजीदगी से उसके बगल गिर हुआ। तुम अगर फिर सालों के लिए वापस चले भी जाओ तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। जैन के साथ घर के सब मकीन भी हंस पड़े थे। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। जैन ने सर्दी मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की थी। श्योर, वाई नॉट, मेरे ऑफिस में आ जाओ। वो कहता ऑफिस की जाने बढ़ गया था। जैन भी उसके पीछे चल दिया। ये इन दोनों में अचानक से इतना प्यार कहाँ से आया? अपनी चॉकलेट बार खाते हुए निहाल ने तफ्तीशी निगाहों से उन दोनों को देखा। क्या पता, दोनों बड़ी फिल्म है। काजल ने सर झटकते हुए उसे देखा। वो उसके चेहरे पर लगी हुई चॉकलेट देखकर हंस दिया था। निहाल ने सवालिया आबरू उचकाए तो उसने नफी में सर हिलाते हुए अपने अंगूठे से निहाल के होठों के किनारे लगी हुई चॉकलेट को साफ किया। वो सटपटाते नजरों का जाविया बदल गई थी। ऑफिस में पुरअसरार माहौल छाया हुआ था। मेज पर 2 मग पड़े थे जिनसे गर्म भाप के साथ कॉफी की महक उठ रही थी। वो दोनों मेज के आर पार बैठे थे। तो बताओ, कैसी रही तुम्हारी हाउस जॉब? चेयर को जरा सा तिरछा करते हुए आद ने उससे पूछा। बात को मत बदलो आद, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्या बात करने के लिए बैठा हूँ। जैन ने दांत पर दांत जमा लिए। आद हल्का सा मुस्कुराया। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आद, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो दबी दबी आवाज में गुर्राया। प्लीज मुझे माफ करना भी मत, मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। वैसे भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी में सुकून आया है। और वैसे भी मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने उससे मंगनी की लेकिन मैंने सीधा शादी कर लिया, इसमें गलत क्या किया? उसने कंधे उचकाते हुए कॉफी का घूंट भरा था। जैन के माथे पर बल पड़े। तुम कैसे ढीठ हो? घटिया चाल चलकर उससे शादी करने से पहले इतना तो सोच लेते, वो तुमसे 6 साल छोटी है। उसने उसे शर्म दिलानी चाहिए, लेकिन आज ने इस्तजाइया सांस भरते हुए आंखें गोल की। क्या बकवास है, अब मैं क्या मोहब्बत करने से पहले उम्र गिनता फिरूंगा? हाँ? जैन उसको बेबसी भरे हुए गुस्से से देखता रह गया। सोचो, अगर मैंने जमरा को इस शादी के पीछे की हकीकत बता दी तो क्या होगा? जैन में इसकी तरफ जरा से झुका। कम ऑन, तुम मुझे अगर धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, वरना तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। कंधे उचकाते हुए इतला दी। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझे बुरा बनाकर जमरा के साथ इतनी आसानी से अपना घर बसा लोगे और मैं ऐसा होने दूंगा? जैन ने नफी में सर हिलाया। एक और बार, सिर्फ एक और बार अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम लेकर दिखाओ। अगले ही लम्हे मैंने तुम्हारी जबान हलक से ना निकाल दी तो मुझे गैरतमंद मर्द मत कहना। एकदम ही आंखों में ऐसा सरदबंद छाया कि जैन को अपने रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। मुझे धमकियां मत दो आहद।
वो मदिक्कत बोल पाया। मैं धमकियां नहीं दिया करता, वादा करता हूँ, उसने सादगी से कहते हुए फिर चेयर के पीछे पुश टिका दी। जैन गुस्से से उठ खड़ा हुआ और मेज पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ झुका। एक बात याद रखना, जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आंखों में आंखें गाड़े हुए आगाह कर रहा था। कितनी घटिया क्वालिटी का परफ्यूम इस्तेमाल करते हो तुम। ऐसा करना अगले महीने से मुझसे पैसे लेकर अच्छी क्वालिटी का खरीदना। मेरे पूरे ऑफिस का दर्जा हरारत बिगाड़ कर रख दिया। उसने बदमजा होकर हाथ नाक के किनारे पर ले जाते हुए जैन का चेहरा मजीद सुर्ख किया था। अगले ही लम्हे जैन किसी तूफान की तरह बाहर निकल चुका था। कनाडा, छोटा मगर खूबसूरत अपार्टमेंट का लिविंग रूम, जहां सामने लगे हुए ग्लास वॉल से शहर का खूबसूरत मंजर दिखता था। ढलते सूरज से लिविंग रूम मजीद प्यारा और पुरअसरार लग रहा था। खाकिस्तरी और गहरे नीले रंग के सोफे पर वो दोनों साथ बैठे थे। मेज पर रेड वाइन की बोतल और ग्लास के साथ बर्फ रखी थी। सीरियसली, एक ग्लास? डोंट टेल मी तुम आज भी ममाज बॉय हो। स्याह पैंट शर्ट के ऊपर स्याह लेदर जैकेट पहने हुए हाथ पीछे को टेक लगाए हुए बैठा था। उसके तंज पर ग्लास में वाइन भरते हुए जैन ने मुस्कुराते हुए सर झटका। प्लीज, मैं ममाज बॉय ही ठीक हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। उसने आहत की तरफ गिलास बढ़ाया। कम ऑन, तुम्हें नहीं पसंद? ये तुम्हारी वो फियोंसे को? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा। यार मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम और जमरा एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हो? जैन ने कहते हुए तासुब से सर हिलाया। आहत के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। क्योंकि मैं उसके इशारों पर तुम्हारी तरह नहीं नाचता, इसलिए। उसने कंधे उचकाए और ग्लास लबों से लगाकर घूंट भरा। ऐसा कुछ नहीं है, जमरा अच्छी है, बस वही आम पाकिस्तानी लड़कियों की तरह शर्मीली और पापा की प्रिंसेस है। सफेद स्वेटर पर जींस पहने मर्द की वजाहत पर आहद ने आंखें घुमाई थी। सिर्फ दिखावा है, उसको मेरे साथ नहीं देखते कैसे काट खाने को दौड़ती है। कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें वो अपना रूप दिखाएगी। ये पाकिस्तानी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अच्छा हुआ बाबा ने मुझे बलि का बकरा नहीं बनाया। आहद को अपना हलक कड़वा होता हुआ महसूस हुआ। लफ्जों का असर था या शराब का, वो जान न पाया। क्या मतलब है बलि का बकरा? मैं और जमरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैन ने बुरा सा मुंह बनाया। रियली? क्या मैं जानता नहीं बाबा तुम्हारी शादी क्यों जमरा के साथ करवाना चाहते हैं? आफ्टर ऑल बाबा को वो ताकत हासिल करनी है जो इस वक्त सुल्तान चचा के पास है। वो मानी खेजी से उसकी हैरान आंखों में देख रहा था। जैन ने बदवक्त थूक निकला। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हकीकत यही है, जमरा मुझे पसंद करती है। वो अच्छी है, खूबसूरत है, और क्या चाहिए? वो जरा संभल कर बोला। खैर, मैं तो भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। अब भी वक्त है, यहाँ तुम्हें अच्छी से अच्छी कॉन्फिडेंट लड़की मिल सकती है। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। ये जमरा जैसी लड़कियां सारी जिंदगी मर्दों को अपने इशारों पर नचाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई जोरू का गुलाम बनकर रहे। जैन हल्का सा मुस्कुराया, अलबत्ता दिल में अजीब से वसवसे आने लगे थे। आहद हमेशा से अपनी करता था और ये चीज जैन को उससे हसद करने पर मजबूर करती थी। आज वो उसे जो समझा रहा था वो गलत तो नहीं हो सकता था। फरवरी का आगाज हो चुका था। फजर के बाद ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। गलियां और सड़कें गीली थीं। सफेद हवेली में आज फूलों की खुशबू के साथ सौंधी मिट्टी की महक भी फैली थी। आहद के कमरे की बालकनी में जमरा खामोश खड़ी किसी नुक्ते पर नजर जमाई हुई थी। उसकी शॉल अपने गिर्द लपेटते वो ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। दो पौनियों के साथ नीली फ्रॉक पहने हुए सुरमई आंखों में आंसू लिए जमरा चिल्लाई थी। जोमी, बाबा आज बिजी है ना बच्चे, हम कल शहर जाएंगे। जहां आरा ने 4 साल जमरा की गीली आंखें साफ करते हुए बड़ी मसलहती अंदाज में समझाया। ऐसा कौन सा काम है जो जोमी से ज्यादा जरूरी है? उसने हिसकी भरते हुए खफकी से माँ को देखा। मेरी जोमी से भी बढ़कर भला मेरे लिए कुछ और जरूरी काम हो सकता है? दोनों माँ बेटी आवाज पर चौंक कर पलटी थी। अपने बाबा को देखकर उसके छोटे लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो भागती हुई बाप की तरफ आई थी जब सुल्तान ने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाते हुए गोल गोल अपने साथ घुमाया था। वो उनकी इस हरकत पर खिलखिला उठी थी। सुल्तान, हम कल चले जाते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं थी। इसका क्या है, बस जिद करके अपनी बात मनवा लेती है। जहाँ आरा ताजुब से सर झल्लाते हुए बाप बेटी के पास आई।
जिद भी तो वहाँ ही की जाती है जहाँ मान होता है कि जिद पूरी होगी। बाप की बात पर छोटी जमरा की गर्दन फकर से बुलंद हुई थी। लेकिन जरूरी नहीं होता हर बार नखरे दिखाए जाएं। आपके बाद कौन उठा सकेगा इसके ये नखरे? कौन बर्दाश्त करेगा इसका गुस्सा? जमरा बाप के कंधे पर सर रखे हुए माँ बाप की बातें सुनने लगी थी। जो इससे मोहब्बत करेगा? जमरा ने सर उठाकर बाप को देखा। जो मोहब्बत करता है क्या वो आपके नखरे उठाता है बाबा? उसने सुरमई आंखों से डुबडुबाते तफ्तीश की। वही तो उठाता है। जो मोहब्बत करता है वो हमेशा आपके लिए कोशिश करता है, और जो नहीं करता वो कोशिश भी नहीं करता। सुल्तान ने उसके गाल चूमे। जैसा आप करते हैं, वो खिलखिलाई। सुल्तान ने आंखों में बेहद मोहब्बत लिए अस्पात में सर हिलाया। आंसू टूटकर आरजू पर गिरे थे। वो तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, फिर मेरे लिए ये सब क्यों करता है बाबा? वो बड़बड़ाई। उसे लगता था वो अपने माजी से कभी निकल नहीं पाएगी। हर मोहब्बत में हारे शख्स को लगता है, मगर वक्त हर जख्म का मरहम होता है। वक्त ने उसके जख्मों पर मरहम रख लिया था, मगर वो एक खौफ छोड़ गया था, दोबारा उस तकलीफ को सहने का खौफ। ख्यालों का तिल्स्म टूटा जब उसे अपने बराबर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रुख मोड़कर देखा तो भूरी आंखों वाला मर्द मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। चाय? उसने नरमी से पूछा। तुम बनाओगे? जमरा ने ताज्जुब से आबरू उठाए। जाहिर है घरवाली। उसने बुरा सा मुंह बनाया। श्योर। वो खुशी खुशी राजी हुई, बस जाहिर न किया। यू आर वेलकम। आज सर को खम देता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो ताज्जुब से हंस दी और दोबारा सामने निकलते हुए सूरज की तरफ रुख मोड़ गई। काफी वक्त खड़े हुए रहने तक वो नहीं आया तो वो खुद बावर्ची खाने में जाकर देखने का इरादा करती कमरे से निकली। सीढ़ियों तक आई तो उसके कदम जंजीर हुए थे। सामने टी शर्ट पर खुली डेनिम में मलबूस जैन ऊपर ही आ रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर जीने चढ़कर उसकी तरफ आया था। वो उसे नजरअंदाज करती नीचे जाने लगी। जमरा, हम कजन्स हैं, एक घर में रहकर इस तरह इग्नोर तो मत करो। पीछे से वो बोला तो जमरा के लब भिज गए। तुमसे चिटचैट करने का मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, बिना मुड़े तड़क कर जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें वक्त निकालना चाहिए डियर कजन, क्योंकि कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें अंधेरे में रखा है तुम्हारे शोहर ने। जाते कदम वस्त में थम गए। वो तेवरा कर मुड़ी। मतलब? उसने गुस्से से पूछा। मतलब ये कि तुम्हारी शादी सोची समझी साजिश थी, ऐसी साजिश जो तुम्हारे शोहर ने रची थी। जमरा ने न समझी से भवें भीजी। जैन, मुझे पहले नहीं पसंद, साफ साफ बताऊं। उसका लहजा सपाट था। साफ बात यह है कि हमारी मंगनी तोड़वाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आहत का है। मैं नहीं जानता तुम उससे शादी के लिए कैसे मान गई, लेकिन मैं इतना जरूर यकीन से कह सकता हूँ इसके पीछे भी उसी की ही कोई साजिश होगी। जमरा ने मुट्ठियां भींच ली। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो जानता भी नहीं था कि हमारी मंगनी टूट चुकी है, और तुम उस पर यह इल्जाम लगा रहे हो कि उसने हमारी मंगनी तोड़वाई है। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। वो कनाडा आया था 1 साल पहले, और उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ इतना भड़काया कि मैं उसकी बातों में आ गया और तुमसे मंगनी तोड़ दी। मुझे माफ कर दो जमरा। वो मलामत से कह रहा था। जमरा के दिल को मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम उस शख्स के बहकावे में आ गए जो मुझसे नफरत करता है, जो एक मैनिपुलेटर है? उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम जानते हो, ये सुनकर मुझे तुमसे मजीद नफरत हो रही है। वो हकारत से बोली। जैन का सर झुक गया। मैं जानता हूँ, और तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन आद, वो भी तुम्हें सिवाय अजियत के कुछ नहीं दे सकता। मैं जान गया हूँ उसे। वो एक नंबर का घटिया मर्द है। वो, कम से कम वो मर्द तो है। नफरत का दावा करके ही सही, उसने डंके की चोट पर मुझसे गैरतमंद मर्दों की तरह निकाह किया है, तुम्हारी तरह नहीं, जो मोहब्बत में कस्में खाकर भी बीच राह में छोड़ गया। वो जैन की बात काटते हुए फंकारी थी। और आज ये आखिरी दफा है जब तुमने मुझे आहत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। दोबारा सोचकर भी ऐसी गलती मत करना। उंगली उठाकर तंबी किया था। जैन का चेहरा शौक के मारे खुल गया था। ये वो शर्माती घबराती हुई जमरा नहीं थी जिसे वो जानता था। मुझे यकीन नहीं आता तुम ये सब आहत के बारे में बोल रही हो। क्या ये वही शख्स नहीं है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती थी? वो वाकई बेयकीन था। मैं उससे जितनी भी नफरत क्यों ना कर लूं, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं बदल जाएगी कि वो मेरा शौहर है, और मेरे शौहर को तुम्हारी मौजूदगी भी आसपास बर्दाश्त नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे फासला ही कायम रखो, वरना वो क्या करेगा तुम्हारे साथ तुम सोच भी नहीं सकते।
आंखों में आंखें डालकर कहा गया था। उसने तुम्हें भी मैनिपुलेट कर दिया है। जैन ने तासुब से सर हिलाया। वैसे भी मुझ पर फर्ज है कि मैं उसकी हर जायज बात मानूं। वो जताकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई और जैन साकित सा वहीं खड़ा रह गया। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते ही जोर से बंद कर दिया गया। चेहरे पर हर अल्फाज अज़्म कहते जो तासुर थे वो गायब हो चुके थे। अगर कुछ था तो वो खौफ था, एक अजीब सा खौफ। चेहरा यूं सफ़ेद पड़ रहा था मानो सारा खून ही निचोड़ लिया गया हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि वो विलन हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देगा। क्या याद आया था उसे जिसे शायद वो भूल चुकी थी? नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जैन झूठ भी तो बोल सकता है। हाँ, वो झूठ बोल रहा होगा। उसने सिंगार में इस पर सहारे के लिए हाथ जमा लिया था। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। 2 मग पकड़े जिससे भाप उड़ रही थी। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं शायरा के साथ था, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ वो उसे नहीं सुन रही थी। वो सिंगार मेज को सख्ती से पकड़े हुए नीचे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर आहत की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। जमरा, तुम ठीक हो? उसने मग मेज पर रखे और उसके तरफ आया। जमरा, कुछ बोलो, क्या हुआ है? उसने उसके हाथ थामे। वो परेशान होने लगा था। जमरा ने चेहरा उठाया और सर्द आंखों से उसे देखा। क्या तुम पहले से जानते थे कि जैन मुझसे मंगनी तोड़ चुका है? इस अचानक सवाल पर आहत सुन पड़ गया। जवाब दो, और खबरदार, खबरदार जो मुझसे झूठ बोला तो। उसने आहत के हाथों से अपने हाथ निकाल लिए। आहत को लगा वो खाली हो गया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हाँ, कर्ब से आंखें बंद करते हुए सच जबान पर फिसला था। सिर्फ एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज ने उसका मन खाक में मिला दिया था। कनाडा में तुमने उसे भड़काया और मुझे लगा तुम। वो एकदम चौंकी। जैन के जिक्र पर एहसास के साथ जबड़े की रगें भी तन गई थी। क्या अम्मी, अम्मी को भी तुमने मैनिपुलेट किया था कि वो मुझे मजबूर करें? पहेलियाँ पसंद नहीं थी उसे, मगर कमबख्त पहेलियाँ सुलझाने में माहिर थी। आहद उसकी जहानत पर अश अश करता या अपनी किस्मत पर मलाल। जमरा, मेरी बात सुनो। मैं उसने आगे बढ़कर वजाहत करनी चाहिए जब जमरा किसी शेरनी की तरह उससे एकदम ही करीब आई थी और उसका कॉलर अपनी मुट्ठियों में जकड़ा। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी आहद इब्राहिम। कॉलर को मजीद सख्ती से भींचते हुए गुर्राई थी। आहद ने दांत पर दांत जमाते हुए जब्त से अपनी गुस्से में हुई पागल बीवी को देखा। आहद की नजरें बेइख्तियार ही उसके पैरों पर गई थी। वो एड़ियों को ऊपर उठाए हुए उसके बराबर होने की तवज्जो कर रही थी। अगले ही लम्हे अपना हाथ उसकी पुष्ट पर ले जाते हुए उसने जमरा को जरा सा ऊंचा करते हुए उसकी मुश्किल को थोड़ा आसान किया था। वो उसकी इस इशारत पर शर्म व गुस्से से सुर्ख पड़ी थी। हाँ, मैंने मैनिपुलेट किया था चची को, और ये भी कहा था अगर तुम प्यार से ना मानो तो तुम्हें मजबूर करें। मैंने जैन के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें डाली थी कि वो तुमसे मंगनी तोड़ दे। और जानना चाहती हो क्यों किया मैंने ये सब? हम्म? जिस लम्हे उसने एतराफ किया उसी लम्हे वो पीछे हट गई और अगले ही पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ आहत के गाल पर पड़ा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका खुद का तवाजुन भी बिगड़ा था। वो भी इख्तियार ही लड़खड़ाई थी जब आहत ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते हुए उसे पकड़ा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आहद इब्राहिम मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने की? आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? वो बेयकीनी से व तकलीफ से चिल्लाई थी। दूसरा गाल तो तुम भूल ही गई हो। एक थप्पड़ से कहाँ तुम्हारा गुस्सा कम होगा। लो, दूसरा गाल पर भी मार लो, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हो जाए। तमस्खर सा मुस्कुराते हुए वो बड़ी डिटाई से मशवरा दे रहा था। जमरा उसको देख कर रह गई। दुश्मन कहती हो ना मुझे, फिर मुझसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वो अब तक सर्द मेहरी से मुस्कुरा रहा था। जमरा की आंखों में नफरत उतर आई। कम ऑन, दुश्मनी में भी मैंने तुम्हारी मदद ही की है। उस जैन जैसे कवर्ड से तुम्हारी जान छुड़वा दी। एटलीस्ट थैंक यू तो मैं डिजर्व ही करता हूँ, नहीं? तंज करते पूछा। छोड़ो मुझे। वो इसकी गिरफ्त से निकलकर पीछे हटी थी। मैं मजीद तुम जैसे घटिया शख्स के साथ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। आहत की सर्द मुस्कुराहट गायब हुई थी। आंखों में बरहमी आई थी। तुम अभी अपने हवासों में नहीं हो, आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। वो संजीदगी से कहता हुआ जाने लगा। मुझे तलाक दो आहद इब्राहिम,
मैं मज़े तुम्हारे गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो उसकी पुश्त पर गुर्राई थी। आहत के माथे पर बल पड़े। मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा, समझी? जमना ने लब भींचे। मैं खुला लूंगी, गर्दन अकड़ाकर कहा गया था। वो तेवरा कर उसकी तरफ पलटा। खुला के लिए जिस जिस वकील को हायर करोगी, उन सब की हड्डियां तोड़ने की जिम्मेदारी बजाते मैं खुद लेता हूँ। वो उसे आगा करता हुआ अगले ही लम्हे कमरे से जा चुका था और वो किसी फिसलती हुई रेत की मानिंद जमीन पर गिर गई थी। उसका दिल चाह रहा था वो अपने बाल नोच ले। बाबा, इन दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया है। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? कैसे कैसे सोच लिया कि आपके अलावा भी कोई और होगा जो मुझे संभाल लेगा? मेरी एक गलत उम्मीद ने मुझे बिखेर कर रख दिया बाबा। उसने सर घुटनों में दे दिया था। उसका एकदम ही सांस फूलने लगा था। वो खुद को घसीटते हुए बेड के पास लाई थी और टेंट के दराज से एक छोटी सी बोतल निकालकर उनमें से गोलियां निकाली और पानी के साथ उन्हें हलक में उतारा। बेड पर पुष्ट लगाते हुए वो खुद को मजीद घुटनों में छुपाते हुए हिचकी भरते हुए रोने लगी थी। उसे अपने सीने में दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा वो रोएगी नहीं तो अजियत से मर जाएगी। जिंदगी में एकदम ही अंधेरा छाने लगा था। बाबा, आई मिस्ड यू। देखें इस दुनिया ने आपकी सोमी के साथ क्या कर दिया है। इसे खत्म कर दिया है बाबा। जीते जी आपकी सोमी को जिंदा लाश बना दिया है। उसने आंखें बंद करके सर फिर से घुटनों में दे दिया था। वो इस भरी जालिम दुनिया में अकेली रह गई थी। मगरिब ढल चुकी थी। हवेली में मामूल के मुताबिक मुलाजिम रात का खाना लगा रहे थे। आज मैंने सुबह से जमरा को कमरे से निकलते हुए नहीं देखा। वो ऐसे अपने कमरे में तो बंद नहीं रहती। डाइनिंग हॉल में जहां आरा को आते हुए देखकर बशर हाकिम पूछ रहे थे। पता नहीं, मैं गई थी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आहत को फोन किया तो उसका फोन भी बंद जा रहा था। शायद उन दोनों में कोई अनबन हुई हो। जहां आरा ताजुब से कहती बैठी थी, वो जमरा की आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसको जब अकेले रहना होता है तो सबको भूल जाती है। भाई को सुबह मैंने गुस्से से घर से निकलते हुए देखा था, नेहा ने लब काटते हुए बताया। तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? जैन को सिया शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट में अंदर आते हुए देखकर इब्राहिम ने पूछा। बाबा, दोस्त की शादी है, रात देर से आऊंगा, खुदा हाफिज। वो बताता हुआ चला गया। अब हेजल कहाँ है? खाना नहीं खाना क्या उसने? हुस्न आरा ने कुफत से पूछा था। उसकी असाइनमेंट थी ना, तो वो अपने कमरे में ही खाना खा चुकी है। नेहा जल्दी से बोली। काजल ने उसका नजरें चुराना बगौर महसूस किया था, मगर वो कुछ न बोला। तारीख सड़क के कोने में गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी के बोनेट पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में बियर का कैन था और दूसरे में जलता हुआ सिगार। आंखें सुर्ख पड़ रही थी और चेहरे पर वीरानी थी। आपने ये सब छोड़ नहीं दिया था? आवाज पर रुख मोड़ा। बाइक से उतरकर वो खफा खफा सी उसकी तरफ आ रही थी। भूरी आंखें वाले मर्द ने बेजारी से सांस भरते हुए चेहरा मोड़ लिया। कहाँ गई वो सारी ताबेदारी? वो छटांग भर की लड़की कमर पर हाथ रखे हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी हैजल भूरी आंखें में गुस्सा था। भूरी आंखें घुमाते हुए उसने सर झटका। भाड़ में जाए ताबेदारी। हैजल बेइख्तियारी हंस पड़ी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने बरहमी से पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सवाल पर सवाल करती हुई उसके बाजू पर हाथ रखकर सारे से बोनेट पर उसके साथ बैठी थी। आहद ने बियर की कैन में सिगार डालते हुए कैन को दूर कहीं फेंका। हैजल अफसर्दगी से मुस्कुराई थी। मैं सामान को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। दांत कचकचाए। हैजल ने आबरू उचकाए। किसके लिए? तुम्हें मेरे सर पर नाजिल करने के लिए। खफगी से बोला तो वो खिलखिला दी। आपका और सोमी का कोई झगड़ा हुआ है? वो अब संभल कर नरमी से पूछ रही थी। आहद ने सांस भरी और कंधे उचकाए। ये मोहब्बत भी बड़ी कोई घटिया चीज है, अच्छे भले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हैजल ने नजरें झुका ली। मैंने आज उसे वो सब कहा है जिसका मैं ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वीरान चेहरे पर एकदम ही तकलीफ उभर आई थी। आप आखिर उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं? वो रुहासी हुई। कुछ चीजों का ढका छुपा रहना ही बेहतर होता है। तुम जाओ यहाँ से हाजी, मुझे अकेला रहने दो। हैजल ने उसकी आंखों में नमी उतरते हुए देखी थी। आपको याद है आहद, बचपन में मैं जब बाबा को याद करके रोया करती थी तो आप कैसे मुझे हमेशा चुप करवाते थे कि हैजल, जमान नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं आज आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? उसने अपने अंगूठे से उसके नम आंखों को नरमी से साफ किया। अलबत्ता उसकी अपनी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल रहे थे। गुड़िया, मैं ठीक हूँ।
हेजल ने नफ़ी में सर हिलाया। जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है, बाज़ दफ़ा मरहम भी वही होते हैं। इस वक्त आपको और सोमी को एक दूसरे की ज़रूरत है। वो बहुत नरमी से समझा रही थी। इसलिए घर चलें। उसने आहत का हाथ पकड़ा और बोनट से नीचे उतरी। मुझे नहीं जाना, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बजित था। क्या आप जानते हैं वो सुबह से बिना कुछ खाए हुए अपने कमरे में बंद है। आहत की आंखों में शौक दर आया। क्या जमरा सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली और तुम मुझे अब बता रही हो। वो बेबसी भरे गुस्से से उस पर गरजा और नीचे उतरकर गाड़ी में बैठा। उसे जमरा से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था वो उससे बदला लेने के लिए कोई साजिश रच रही होगी। तुम कहाँ जा रही हो। बाइक की तरफ जाती हेजल को उसने आवाज लगाई। बाइक पर आई हो ना तो उसी पर जाऊंगी। गाड़ी में बैठो, हुक्म सादिर किया गया था। अगले ही लम्हे हेजल गाड़ी में बैठी थी। कमरे का हैंडल घुमाया तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है। जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखे। खाली कमरा देखकर उसका दिल बैठने लगा था। उसने नजरें दौड़ाई। उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी नजरें मजीद घूमती हुई बाथरूम के दरवाजे पर जा टिकी थी। दरवाजा खुला था। वो कदम कदम चलता हुआ पास आया और वहीं आहद इब्राहिम को लगा वो हिल नहीं सकेगा। संगे मरमर के बने फर्श पर सर घुटनों में छुपाए वो नाजुक वजूद हिचकी भरते हुए कांप रही थी। उसका सब्ज लिबास गीला था। गीले बाल बिखरे पड़े थे। जमरा। आहद तड़प उठा था। अगले ही लम्हे वो तेजी से उसके पास आया और नीचे बैठते उसने उसका कांपते हुए वजूद को अपनी आगोश में लिया। आई एम सॉरी, सो सॉरी मेरे बच्चा। उसने जमरा को सख्ती से खुद में भींचते हुए उसके बालों में लब रखे थे। वो उसकी मौजूदगी पर पहले सटल हुई थी, मगर फिर उसका वजूद जवाब देने लगा था। आहद, मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। वो अजियत से मिनमिनाई थी, उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए किसी नन्हे बच्चे की तरह उसकी आगोश में मजीद छुपी थी। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। तुम मुझे सजा दो, लेकिन खुदा का वास्ता है खुद को तकलीफ देकर मुझे अजियत मत दो। उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। वो आज उसे पहली बार इस तरह टूटता हुआ बिखरा देख रहा था। उसे लग रहा था वो भी बिखर जाएगा। तुम वापस क्यों आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं जानती हूँ तुम। वो अपने बेजान से हाथों से उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। तुम मुझे अपनी आदत डालकर छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा मकसद जान चुकी हूँ। वो हिचकी भरते हुए रोने लगी थी। खुदकुशी हराम है, मैं भला हराम मौत क्यों मरना चाहूंगा। उसने जमरा के बालों में चेहरा छुपाते हुए बहुत नरमी से उसका कंधा चूमते हुए उसके कंधे पर सर टिका दिया था। जमरा रोना भूल चुकी थी। उसके शर्ट पर हाथ मजबूत हुए थे। तुम मुझे मुकम्मल करती हो जमरा, मैं तुम्हें खुद से जुदा करके खुद को अधूरा नहीं कर सकता। नरमी से कंधे के करीब एतराफ किया था। अगले ही लम्हे उसे जमरा का वजूद भारी होता हुआ महसूस हुआ। आहद ने चेहरा उठाया। वो निढाल सी उसके सीने पर सर रखे हुए आंखें मूंदे हुए थी। चेहरा जर्द पड़ रहा था। उसे अपना वजूद होश व हवास से बेबस सा महसूस होने लगा था, और वो जानती थी क्यों। आहद ने उसे अपने बाजू में उठाया। उसके अपने कपड़े भी भीग चुके थे। चंद लम्हों बाद जब वो उसे लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो उन दोनों के कपड़े तब्दील थे। सुबह से भूखा प्यासा रहने की वजह से जमरा की सारी तवानाई खत्म हो चुकी थी। आहद ने उसे बेड पर लेटाते हुए उसका चेहरा हाथों में लिया था। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वो उस पर लिहाफ उड़ाते हुए जाने लगा जब वो उसका हाथ थाम गई। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम चाहिए हो। जमरा ने उसका हाथ अपने चेहरे में छुपाते हुए उसे जाने से बाज रखा था। आहत गहरा सांस भरते हुए उसके पास बैठा और उसे अपनी गोद में बैठाता हुआ जमरा उसके कंधे पर सरकती हुई फिर आंखें मूंद गई थी। उसने जमरा पर अच्छे से लिहाफ लपेटते हुए उसे मजीद अपने करीब किया। वो अब अपनी टांगों पर रखे हुए उसके ठंडे पैरों पर अपने गर्म तपते हुए हाथ रखते आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दबा रहा था। मैं कसम खाता हूँ, मैं हर उस शख्स को सजा दूंगा जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। उसने जमरा को बालों पर होठ सख्त करते हुए वादा किया था। वो उसकी छोटी छोटी सांसों को महसूस करते हुए जान गया था वो गहरी नींद में जा चुकी है। टेंट पर रखी हुई छोटी बोतल को देखा और वहां से अपना फोन उठाकर नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। यस बॉस। दूसरी ही रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। जैन की गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दो। मर गया तो उसकी खुशकिस्मती, लेकिन अगर बच गया तो बदकिस्मती, क्योंकि अगर बच गया तो मैं उसकी सांसें खुद तंग कर दूंगा। अगले ही लम्हे हुक्म मानकर फोन रख दिया गया था। जंगल का वो किनारा सुनसान पड़ा था। रोड से आते हुए कोई गाड़ी गुजर गई तो ठीक,
ورنہ اگر وہاں کوئی مر بھی جائے تو سوائے جانور کے کسی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ اسی جنگل سے گاڑی گزارتے ہوئے وہ آرام سے جا رہا تھا جب سامنے کوئی انسان گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً گاڑی جنگل کی طرف موڑی اور بریک لگانی چاہی مگر ناکام۔ سامنے دیکھتے اس کے آنکھیں خوف سے باہر آنے کو بےتاب ہوئی تھیں جب گاڑی سیدھا ایک درخت سے جا لگی تھی۔ اسی وقت کے دوسری طرف دیکھو تو سفید حویلی کی پچھلی طرف دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے چہرہ اسکارف سے ڈھک رکھا تھا اور دوسرا شال اوڑھے ہوئے تھا۔ آپ کی امانت؟ اس آدمی نے شال والے مرد کی طرف ایک لفافہ بڑھایا۔ امانت نہیں، میرے مقصد کی پہلی جیت کہو۔ آنکھوں میں فتح مندی کی چمک ابھری۔ اسکارف والا آدمی سر کو خم دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنی بربادی کی گنتی شروع کر دو زمرہ سلطان۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص دھند میں کہیں کھو چکا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔